You are watching your favorite program, Bold and Blunt, with Ali Chima. Stay tuned with us. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना अली चीमा, आपके अपने प्रोग्राम बोल्ड एंड ब्लंट के साथ। हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत हैं, जिनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू हैं, जिन पर हम आज बात करेंगे। समाजी खिदमत के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है। सियासत के मैदानों में अपने साफ सुथरे किरदार और साफ गोई की वजह से बहुत मशहूर हैं। कारोबारी हलकों में एक बहुत ही मोतबर नाम, जिम्मेदारा सीड कंपनी और लाइफस्टॉक के कारोबार को कामयाबी के साथ चला रहे हैं। सबसे पहले हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने आज अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे प्रोग्राम की जीनत बने। हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान मियां फरहाद अली साहिब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैर आफियत है? जी शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक ठाक। मियां फरहाद अली, आपका नाम बहुत मुनफरद है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसकी क्या खास वजह है? मियां फरहाद अली, सबसे जो ख़ास वजह वो मेरे वालिद साहब ने, मेरे वालिद मोहतरम ने मेरा नाम रखा। मेरे वालिद साहब अपना डाइजेस्ट पढ़ते थे, सस्पेंस, उसमें किरदार था, कहानी थी द्योता। जी, बड़ी मशहूर कहानी है। जी, मेरी उम्र से ज़्यादा है वो जी, 5-6 साल मेरी उम्र से बड़ी है। जी जी बिल्कुल। तो उसमें किरदार था फरहाद अली तैमूर का। जी, बड़ा फेमस कैरेक्टर है फरहाद अली तैमूर। तो अब्बू जी को पसंद था। अच्छा। हाँ जी, वो उन्होंने मेरा नाम फरहाद अली तैमूर रखा। दरसे में पढ़ने जाते थे कारी साहब से, तो उन्होंने बताया कि तैमूर का मतलब च्यूंटी है। उन्होंने वाले साहब को मना किया कि तैमूर हटा दिया जाए। अच्छा, जब आपका नाम रखा गया तो फरहाद अली तैमूर ही रखा गया? फरहाद अली तैमूर रखा गया, पूरा नाम रखा गया। पूरा नाम रखा गया। उन्होंने फिर वो मना किया वाले साहब को कि तैमूर का मतलब च्यूंटी है, मुझे याद है अच्छी तरह। तो अब आगे पता चला कि तैमूर का मतलब जो है वो फौलाद था। ये तो बड़े मशहूर माशा भी गुजरे हैं। हाँ जी, हाँ, तैमूर लंग जो है। जी जी बिल्कुल। तो फिर वो कट हो के फरहाद अली रह गया। अच्छा, तो तैमूर खत्म हो गया तो फिर फरहाद अली। हाँ जी, फरहाद अली रह। ठीक हो गया सर। सर, आपका ताल्लुक बराह रास्त जिम्मेदारा किसानों से है। किसानों की अबतर सूरत हाल पर क्या कहेंगे आप? इस वक्त 60-65 साल जो पाकिस्तान की ज़िंदगी है, उसमें अबतर सूरत हाल है किसानों की। बिल्कुल इसी तरह ही। उसमें हुकूमत एक बहुत बड़ी जो है ना वो कसूरवार है। तकरीबन 3-4 साल से हमारी जो मेन क्रॉप है ना, कॉटन, वो हम उसकी यील्ड या उसकी एवरेज नहीं ले पा रहे, जो सबसे बड़ी वजह है। बिल्कुल। उसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने आज से 2 साल पहले इसका रेट किया 4000 रुपया गंदम का। तो उस पर जो ज़िम्मेदारा था, उसके जो एकड़ के ठेके हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। 70-75 हज़ार से 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपये फी एकड़ हो गया। पिछले 2 साल की बात कर रहे हैं। वो यकदम उसका जो रेट गिरा वो आ गया 2200, 2400, 2500। बिल्कुल। उस वजह से ज़िम्मेदारों को 1 एकड़ में कम से कम 70-80 हज़ार रुपया फी एकड़ नुकसान हुआ। जिम्मेदार को लॉस आया। जिम्मेदार को कॉटन में, गंदम में भी लॉस आया, और कॉटन तो हुई नहीं ना उनकी। अच्छा। बारिशों की वजह से और जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ये दुनिया का क्लाइमेट चेंज जो आई है, ग्लोबली वेदर चेंज। हाँ, वो वेदर चेंज होने की वजह से जो हमारी कॉटन नहीं हो रही, वो 4-5-6 मंथ 7 मंथ से ऊपर जा ही नहीं रही। तो आपका क्या ख्याल है कि पिछले कुछ अर्सा से जनूबी पंजाब के इलाके में जो हमारी कॉटन की बहुत बड़ी पैदावार थी, वो पिछले साल की निस्बत इन सालों में कम हो रही है? आप ये देख लें कि हम लोग 65 साल पीछे चले गए। आज से 65 साल पहले जो इन 2-3 सालों में, हाँ जी, ये 7-8 सालों में हमारी काश्त होती थी 75 लाख एकड़ 2010-11-12 में। जब आज से 65 साल पहले जो 32-34 लाख एकड़ काश्त होती थी, आज उस हम पोजीशन पे आ गए। 34-35 लाख एकड़ टोटल काश्त है पंजाब की, तो जो 75 लाख एकड़ काश्त। ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। बहुत 50% कम है, 50% से भी ज्यादा है। तो सर, किसान बेचारा इन हालात में क्या कर रहा होगा? किसान तो सर्वाइवल नहीं कर पा रहा बेचारा। उन्होंने पिछले सीजन पे अपनी जायदादें बेची हैं, अब जो कुछ बच गया था उनके घर या कोई प्लॉट्स या कोई अपना जेवर या कोई जानवर, वो बेच के उन्होंने जान छुड़ाई है अपनी। इसमें हुकूमती इदारों का क्या किरदार? इसमें बहुत बड़ा रोल है। वो ये है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान इस रेट को 4000 रुपये को कोई स्टेप वाइज कम करती, 500-500 रुपया कम करती, तो उससे ये फ़र्क पड़ता कि जो माहौल बन जाता सबका, आस्ता आस्ता ठेकों के रेट नीचे चले जाते, ठीक है ना जी, वो नुकसान कम होता। आप देखें कि जो हमारा किसान है ना, 10 लाख किसान है, वो 10 लाख किसानों को जो नुकसान आया वो 25 करोड़ आवाम ने भरना था। बिल्कुल। और फी एक फैमिली को 4 से 5 हज़ार रुपये नुकसान था। बिल्कुल इसी वो तरह। 25 करोड़ का जो नुकसान है वो सिर्फ 8-10 लाख लोगों ने भरा। आप अंदाज़ा लगा लें। मियां साहब, आपकी अपनी सीड कंपनी है, क्या खुद भी कभी किसानों को रिलीफ दिया?
मतलब कभी कम रेट लगा दिया हो या फिर किसानों की फसल ना हो खुदा न खास्ता तो उन्हें पैसों की माफी भी दे दी हो? देखें जी, ये किसान जो है ना जी, वो हमारा एक फैमिली मेम्बर है। अल्हम्दुलिल्लाह आप पिछले साल जो लास्ट ईयर गुजरा है उसमें गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 4,000 रुपये रेट, और हमने 4,000 दिया, 3900 दिया, फिर सीड कंपनी ने एक मीटिंग करके 3700 रुपये रेट अनाउंस किया। ये गवर्नमेंट का रेट था? गवर्नमेंट का रेट 4,000 था, ठीक, उन्होंने खरीद करने से इनकार कर दिया। किसानों ने? किसान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किसानों से खरीद नहीं की गंदम 4,000 में। जी बिल्कुल, उन्होंने मना कर दिया कि IMF ने मना किया, हम खरीद नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह ही है। जो हम, मेरी सीड कंपनी है जियो किसान सीड कारपोरेशन, हमने 3700 में उस वक्त 3200 रुपये रेट आ गया, मतलब 2600 तक रेट चला गया। मगर जो मार्केट में रेट चल रहा था, मंडी में हमने रेट चल रहा था, वो मार्केट था। मार्केट में 3200 से 2600 तक आ गया। ठीक हो, मगर हमने, हमारी सीड कंपनी ने, जियो किसान सीड कारपोरेशन ने, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला रहमत अता फरमाए, हमने पूरा 3700 रुपया, एक जिम्मेदार भी ये नहीं कह सकता कि हमने उनसे 1 रुपये की कोई बेईमानी की हो, पूरा 3700 रुपये दिया जो हमें उनसे तय हुआ था। बहुत बड़ा लॉस आया हमें, हमने बाद में यही गंदम 2800 में सेल की, मगर जिम्मेदारों के सामने अपनी वफा की मुकम्मल। और इसके अलावा जब सादकाबाद में सैलाब आया था तो उसमें जितने हमारे वो फील्ड लगे हुए थे जो कच्चे में थे, वो हमने उनसे सीड के कोई पैसे नहीं लिए, वो ख़त्म कर दिए थे, नील कर दिए थे हमने, मतलब उन्हें माफ कर दिया था आपने सैलाब की वजह से या नुकसान हुआ? हाँ जी बिल्कुल। उसके अलावा ये हुआ कि काफ़ी जगह जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वहाँ खाद स्प्रे या कुछ गया हुआ था, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए 50% छोड़ दिए थे। ये चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक हो गया। किसान भी हमारा साथ देते हैं, वो जब हमें ज़रूरत होती है पैसों की, वो कहते हैं यार महीना 2 महीना सब्र कर लो, और हम भी उनकी ज़रूरियात जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला वो पूरी करते रहते हैं। ये एक फैमिली मेंबर होने के नाते जो चलते हैं दोनों बिल्कुल, किसान। ये तो इसी तरह ही चलता है साथ। जी बिल्कुल, गिव एंड टेक है, मतलब आपका किसानों के साथ, किसानों का आपके साथ, आप लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे के। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। कहा जाता है कि सीड कंपनियां दोनों हाथों से किसानों को लूट रही हैं, क्या मियां फरहाद अली भी दोनों हाथों से लूट रहे हैं? देखें जी, जो जेन्युइन सीड कंपनी है ना वो किसानों को रिलीफ देती हैं। अगर हम किसानों को रिलीफ देंगे तो वो हमारे साथ चलेंगे। तो ये कौन लोग हैं? ये वो जो हैं, ये लोग जो लूटने वाले हैं ना, वो सीड कंपनी से ताल्लुक नहीं है उनका, वो प्राइवेट सेक्टर है जो समझे कि आप, जिनके पास सीड कंपनियां नहीं है, बनोला बना के वो ऑयल कॉटन फैक्ट्री में जिनिंग करके बनोला बना के उसको बेचते हैं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं। बिल्कुल, वो किसानों का भी कसूर है इसमें। जब आपको सर्टिफाइड अप्रूव्ड टूथ एंड लेबलिंग के साथ, बैग के अंदर टैग के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का तस्दीक का बीज मिल रहा है, तो क्यों पटसन की बोरी में लेके जाते हैं, क्यों वो अपना बैग्स में लेके जाते हैं जिसमें सीड कंपनी का नाम नहीं है? आपकी जो कंपनी है वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है? बिल्कुल अप्रूव्ड है, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन से, रजिस्ट्रेशन से हम अपना वो हमें टैग इशू करते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है इसका। ठीक हो गया। हम जिम्मेदार को रिलीफ देते हैं। आप ये देखें कि हम जिम्मेदार की जब कॉटन आती है ना जी, ठीक हो गया। हमने उसके घर से उठानी है, उसका किराया हमने भरना है, और हमने उसकी चोनी खुश्क होने से पहले उठा लेनी है। मिसाल के तौर पे उसकी 150 मन कपास आ गई, हमने उसी वक्त उठा लेनी है, हमने कॉटन फैक्ट्री भेज देनी है, उसकी जो सोक है, जो उसको सूखती है, वो हमारे खाते में पड़ती है। उसके बाद उन्हें रिलैक्सेशन देनी है सांगली पर। फिर हमने फी मन के ऊपर उन्हें 500 रुपया, तकरीबन 200 रुपये से लेकर 500 रुपये प्रीमियम देना है उसे। तो आप अगर उसकी 15 मन कपास आ रही, 7,500 रुपया हमने उसको रिलैक्सेशन देनी है, वो रेट से प्लस देना है। मियां फरहाद अली डिनाई कर रहा है इस बात से? बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं। जो जेन्युइन कंपनी है ना, या जो खौफ खुदा है, वो कभी भी किसानों से इस्तेसाल नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है, किसान हमसे, हम किसानों से। बिल्कुल इसी तरह है। अगर हम किसानों का इस्तेसाल करेंगे तो हमारे साथ नहीं चलेंगे। हम तो रिलीफ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत अरसे से सीड का काम कर रहे हैं, आप पर स्मगलिंग के इल्जाम भी हैं, क्या ये सच है? देखें जी, मैं आप स्मगलिंग की बात करते हैं, मैं तो ये समझे कि अल्लाह का हुक्म जो कुरान पाक में है, मैं उस पर अमल करता हूँ। मेरे पास सीड होता है मुकम्मल, मैं गंदम भी स्टॉक करना जो हराम समझता हूँ। सुनने में तो ये भी है कि आप पंजाब से सिंध महंगे दामों में गंदम स्मगलिंग देखें जी, जब अल्लाह ताला मुझे रोज़ी दे रहा है उसमें सीड में, मुझे क्या ज़रूरत है मैं गंदम को जो सिंध तरसील करूँ? मैं तो ये कहता हूँ कि मैं गंदम रखना, उसको स्टॉक करना भी हराम समझता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की रहमत है कि मैं जो सीड की हद तक, अगर मेरे पास वो गंदम प्लस भी हो जाए, मैं वो सेल कर देता हूँ, उसको स्टॉक नहीं करता ताकि महंगे दामों बेच सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इतनी शर्म हया दी है कि मैं गंदम तो स्मगलिंग दूर की बात, मैं उसको स्टॉक करना भी हराम समझता। आपका कहना है कि आप गंदम की स्मगलिंग तो दूर, आप उसका स्टॉक भी नहीं करता? अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ये अच्छा भी नहीं समझता। ये खाने वाली चीज़ है, अल्लाह ताला मुझे रोज़ी जो दे रहा है, सीड में इतनी अच्छी रोज़ी दे रहा है, मुझे क्या ज़रूरत है मैं वो गंदम स्टॉक करके या उसको स्मगलिंग करके या
गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को धोखा देके करूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप इस तरह सोचते हैं, लेकिन इस तरह की अफवाहें मार्केट में आती क्यों हैं? अच्छे बुरे लोग इस माशरे में मौजूद हैं जो ये देखते हैं कि तरक्की करते हुए नहीं देख सकते, वो ये बातें फैलाते यही हैं। मैं पूछना चाह रहा था, अदरवाइज ऐसा कोई नहीं है। तरक्की बिल्कुल करने वाले लोग जो हैं वो इस तरह की नेगेटिविटी क्रिएट। हाँ जी, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है। मियां साहब, जिम्मेदारा, सीड कंपनी, फिर लाइफ स्टॉक में कैसे आना हुआ? लाइफ स्टॉक का जो है ना एक बड़ा प्यारा सा एक वाकया है कि एक पेमेंट लेनी थी ज़मींदार के साथ, वो दे नहीं रहा था। वहाँ एक वसूली में भैंस आई, वो मैं अपने इस वेयर हाउस में गोदाम में ले आया। उसके बाद फिर हमने वो दूसरी भैंस ले ली दूध के लिए। वो आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह फिर हमने साहिवाल से कोई प्रूवन बछड़ियाँ मंगवाई ब्रीडिंग के लिए। उसके बाद मैं मिल्किंग की तरफ आ गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्रीडिंग का एक बहुत बड़ा सेटअप है मेरे पास अच्छा, माशाल्लाह। आपका प्लान नहीं था लाइफ स्टॉक में आने का? नहीं। सिर्फ उस भैंस की वजह से आपको वो लाइफ स्टॉक में आना पड़ा? बिल्कुल, वो एक भैंस की वजह से हम लोग वो शौक पैदा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वो शौक बढ़ता गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज अपना टॉप ऑफ पाकिस्तान मतलब अपना ब्रीडिंग फार्म है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मिल्किंग का काम भी किया आपने? मिल्किंग का थोड़ा अर्सा किया है, पर वो आप जो उसको ना वो कंप्यूटराइज के अलावा नहीं कर सकते, वो करना भी नहीं चाहिए। ठीक हो गया। हाँ, वो मतलब पार्लर हो और पूरा शेड हो, कंट्रोल वगैरह हर शय उसको फिर करना चाहिए उसको। तो आपको लग रहा था कि जो मिल्किंग का काम है मुझे इससे लाइफ स्टॉक में जाना ज्यादा बेहतर हाँ, आपको? वो इजी है। जो है ब्रीडिंग में जो है ना काम वो इजी है। वहाँ आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, उसके अलावा आपको आला नस्ल की गायें बड़ी महंगी महंगी लेनी पड़ती हैं। उसमें गर्मी की बहुत ज़्यादा शिद्दत है हमारे सादिकाबाद में, टेम्परेचर जो है ना 50 से ऊपर चले जाता है। बिल्कुल, गर्मी तो उससे फिर वो उनको बीमारियां और मरने का खदशा होता है। मैं वो सब कुछ समझते हो, या तो वो बिल्कुल कंट्रोल शेड हो फिर बहुत अच्छा काम है। अदरवाइज अगर थोड़े पैसे हैं आपके पास तो आप ब्रीडिंग का काम बड़े आला तरीके से कर सकते हैं। इसमें जो ब्रीडिंग है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जियो 44 के नाम से एक बुल था, वो पाकिस्तान का फेमस बुल है। उसके 400 बच्चे तकरीबन 1 अरब रुपए के सेल हुए लोग मुख्तलिफ लोगों के पास। आपने की है? मैंने नहीं, जिन लोगों के पास हमारे सीमन गए हैं, ठीक हो गया। हमारे बुल के सीमन गए हैं, उन्होंने सेल किए हैं। समझे कि एक बच्चा फर्स्ट हैंड 90 लाख रुपए का बिका है। 25 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक उसका बच्चा बिका जियो 44 का। ये आपका ब्रीड था जियो 44? हाँ जी, हमारा बुल था ये। ठीक हो उसकी गया। डेथ हो गई तो, मगर वो माशाल्लाह आप जिस फार्म के पास पूरे पाकिस्तान में विजिट करेंगे, कराची से लेकर आप पेशावर तक, इंशाल्लाह ताला आपको जियो 44 का जरूर आपको बताएगा। अच्छा, आपने मुख्तलिफ नामों से लॉन्च किए हैं ये? पर उसमें फेमस सबसे जब अच्छा रिजल्ट वो जियो 44 का आया। अच्छा, जियो 44 का जियो सबसे 44 का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। आपने खुद भी काफी पैसे बनाए उससे? मैंने तो इतने पैसे नहीं बनाए, क्योंकि जब उसकी अवेयरनेस आई और जब वो हमें वो इनपुट देने लगा उसकी डेथ हो गई। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह की रज़ा के लिए, पूरा पाकिस्तान कहेगा कि हमने अगर उसके कोई 3-4 हज़ार इंजेक्शन बनाए हैं ना, तो उसमें हमने 3000 तोहफे में दिए, 1200 सेल किए। बाकी सब, चाहे वो छोटा था, बड़ा था, दोस्त था, सब तोहफे में दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे आपने किस नंबर से शुरू किए हुए हैं? अभी नहीं है हमारे पास कोई ऐसा उस लेवल का बुल नहीं है, हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अभी जब आपने- तक हाँ, जब तक उस लेवल का बुल नहीं आएगा, हमें पसंद नहीं आएगा, हम नहीं करेंगे। अच्छा, उस लेवल का कोई ब्रीडर और नहीं है आपके पास? उस लेवल का ब्रीडर एक बच्चा हमारे पास पैदा हुआ था जमान जी का, ठीक हो गया। 62 kg उसका बर्थ वेट था, ठीक हो गया। पर वो उसकी डेथ हो गई। अब वो उस लेवल का कोई बच्चा आएगा तो हम काम करेंगे। हम किसानों को जो है ना, ये बड़ी एक सदका जारिया है कि एक गरीब आदमी वो हमारा एक सीमन लेके जाए सस्ता सा, और वो 15 से 20 लाख का बच्चा बेच ले, तो वो क़यामत तक दुआएं देगा हमें। नहीं, जहाँ पर आपने 3 से 4 हजार लोगों को रिलीफ दिया, वहाँ पर अपनी अफजाइश नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए क्यों नहीं आपने काम किया इस पे? नहीं, वो हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो ब्राह्मण के ऊपर हम ब्रीड नहीं पैदा कर रहे हैं, गुलाबी नस्ल ब्राह्मण को, रेड और ग्रे नस्ल को गुलाबी में चेंज कर रहे हैं, पिक नोज और मुकम्मल वाइट। अच्छा, ये एक नहीं है? बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मतलब पूरे पाकिस्तान में इस तरह का ब्रीडर नहीं होगा? नहीं, ब्रीडर मौजूद हैं, पर हम लोग जो ब्रीडिंग करवा रहे हैं कर रहे हैं उसमें बेहतरी लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। 2, 4, 5 साल में जो ब्राह्मण अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के पास नस्ल है, हम उसको वाइट में चेंज करते हैं। अच्छा, जो आपने जियो 44 लॉन्च किया था उसके बाद अभी तक आपने कोई नंबर लॉन्च नहीं किया दोबारा मार्केट में? जियो 44 था, जियो 22 था, जियो 33 था, जियो 45 था, जियो 66 था। ये सारे एक ही बुल के थे, ये डिफरेंट थे? अलग अलग बुल हैं, उनके नाम है ये। ठीक हो गया। मगर जो हमें प्यार जो जियो 44 ने दिया ना जी, जो रिजल्ट आपको जो रिजल्ट दिया, वो फिर ऐसा रिजल्ट नहीं आया किसी और बुल का। जियो 45 है, उसका अच्छा रिजल्ट है, मगर वो भी हमने सेल कर दिया। जियो 44 के अलावा हमें कोई पसंद नहीं आया कि जिस लेवल पे हम पहुंच गए थे ना, उस लेवल पे ये था कि जियो 43 को जो कम्पीट करेगा ना, ठीक हो गया। फिर हम उसको ब्रीडर बनाए। हमें कोई पैसे कमाने का शौक नहीं है, हमें जियो 44 ने इतनी इज्जत दी है
कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि पूरा पाकिस्तान मियाँ फरहाद को जियो 44 के नाम से जानता है, मियाँ कैटल फार्म को मियाँ जियो 44 के नाम से जानता है। अच्छा, इन फ्यूचर में हमारे देखने वाले भी ये उम्मीद रखें आपसे कि कोई इस तरह का दोबारा मार्केट में कोई नंबर लॉन्च होगा मियाँ फरहाद अली साहब का? इंशाल्लाह इम्पोर्टेड में इंशाल्लाह गुलाबी लेके आएंगे, इम्पोर्टेड ब्राह्मण में इंशाल्लाह गुलाबी लेके आएंगे और पूरा पाकिस्तान देखेगा कि वाकई ये ब्रीड, हमें ये श्योर हो जाएगा कि हमारा ब्रीडर बहुत अच्छा है, उसका रिजल्ट अच्छे आएंगे लोगों के पास, फिर हमें इंशाल्लाह ताला लॉन्च करेंगे उसको, उससे बगैर नहीं करेंगे। क्योंकि जियो 44 ने जो हमें इज्जत दी है, हम उस इज्जत को खराब नहीं करना चाहते। आपको जिला रहीमिया खान में लाइफस्टाइल के शोबे में पहले नंबर पर माना जाता है, कभी गुरूर तो नहीं किया इस बात का? नहीं जी, गरूर तो नहीं है, शुक्र है अल्लाह ताला का, वो अदा करते हैं। और जो फार्मर हमारे पास आता है, चाहे उसकी एक गाय भी ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह खुद विजिट करवाते हैं। जो हमारा तजर्बा है, जो हमने नुकसानात किए हैं, उन नुकसान से निकालने के लिए हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा आखिरी तजर्बा है हम उनके साथ वो शेयर करें, ताकि वो नुकसान ना करें। जो नुकसान आपने किए हैं, जो फार्मर आपके पास है, वो ऐसा ना कर सके, बिल्कुल ऐसा ना नुकसान ना करें। हो। बिल्कुल हम समझाते हैं कि हमने रूट लेवल से शुरू किया है, जिस लेवल पे हम आप यहाँ इस स्टेप से शुरू करें ताकि आपका पहला साल ही प्रॉफिट का हो। ठीक है। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आप जितने फार्मर आप पूछें उनसे, कोई भी आता है मुझे इंशाल्लाह ताला अवेयरनेस देते हैं, जितने हमारे पास अवेयरनेस है, और वो उन्हें समझाते हैं कि इस लेवल से काम शुरू करें ताकि आपको नुकसान आए, और वो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो उसमें वो कामयाब भी हैं। चलिए, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। हम दुआ गो हैं आपके लिए कि अल्लाह पाक आपके नए बुल में या आप जो नई ब्रीडर तैयार करने जा रहे हैं उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मियाँ साहब, अब आते हैं सियासत की तरफ। सियासत में कैसे आना होगा? जाती मुफादात, कारोबारी तहफ़्फ़ुज़ या फिर अवामी खिदमत का जज्बा? देखिए जी, अवामी खिदमत का जज्बा मेरा जुनून है, इसी शौक़ के तहत मैं सियासत में आया हूँ। मुझे ये शौक़ जो 1998 से है, 1998 से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सादकाबाद की आवाम की बहुत खिदमत की है, और मुझे 27 साल हो गए हैं। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 8-10 हज़ार इंसानों के डायरेक्ट काम किए हैं इन 27 सालों में। वेलफेयर के काम हो, ब्लड बैंक का समझो के हो, कोई हॉस्पिटल के हों, अपना बल्दियात के हों, बग़ैर किसी कौम के, ज़ात के, बग़ैर किसी जमात के, जो शख्स मेरे पास आया, बगैर इक़्तिदार के, कभी इक़्तिदार में अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई 15% भी नहीं रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कुछ नहीं पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए और तुम्हारा किससे ताल्लुक़ है। वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कि अल्लाह ताला ने एक शख्स मेरे पास भेजा कि ये रहमत अल्लाह की, और उसका मैं काम करूँ, और ख़ुशी के साथ काम करता था। यही वजह थी कि मुझे लोग जो है ना वो बड़ा सख्त समझते थे। वो मसला यही था कि अगर गरीब आ गया, वो सच्चा है, तो फिर उसके साथ खड़े हो जाना। ठीक हो गया। तो मियाँ फरहाद अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे खड़ा होता है जैसे पहाड़ खड़ा होता है। बाकी जो कुछ नफ़ा नुकसान हो जाए, कोई ना कोई मेरा कारोबार का कोई रिलेशन है इस पूरे अपना सियासत के साथ, ना कोई मैंने आज तक किसी जमात से कोई ओहदा लिया है। जब भी वोट दिया है या दोस्तों की वजह से दिया है, या वोट दिया है अपने किसी बड़े की वजह से, अदरवाइज़ मुझे आप कभी नहीं देखेंगे मैंने कोई ओहदा नहीं लिया, या कोई लालच हो मुझे, ना ओहदे की लालच रही। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे फ़ोन में इतनी ताकत अता फरमा दे कि मैं जिसको फ़ोन करूँ वो इस गरीब आदमी का काम करने के लिए मुझे वो ना करे। लेकिन सर, यहाँ मैं आपकी बात कट करूँगा। हर सियासतदान ही यही दावा करता है कि मैं अवामी खिदमत के लिए आया हूँ, लेकिन एट द एंड हालात आपके सामने। देखिए जी, हमें सबसे बड़ी बात जो है ना मियाँ फरहाद अली में, वो ये है कि मेरे पास कोई ओहदा नहीं है। ठीक हो। मैं कोई अवाम का देनदार नहीं हूँ। ठीक हो। मैं कोई MP MN नहीं रहा, मैं कोई तहसील का या ज़िले का चेयरमैन नहीं रहा, मैं कोई ओहदेदार नहीं रहा, किसी जमात का सदर नहीं रहा, किसी जमात का जनरल सेक्रेटरी नहीं रहा। बिल्कुल। देखे ना, मैंने कोई चीज़ ली ही नहीं है, तो मैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ ना। बिल्कुल। मैंने कोई ठेकेदार नहीं हूँ, मैं कोई उसमें कोई और ऐब नहीं है जिसको मैं बचाने के लिए कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिर्फ और सिर्फ जो है ना, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने कुरान में हमें सीधा रास्ता दिया ना, अवाम की खिदमत का, लेकिन वो जज्बा है। यहाँ तक तो हर सियासतदान ही इसी तरह चल रहा होता है अवाम के साथ, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद इसका रिजल्ट नेगेटिव होता है। देखिए, मैं एक बात बताऊं, एक हदीस मुबारक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि नेचर कैन नॉट बी चेंज, इंसान की नेचर चेंज नहीं होती। बिल्कुल नहीं होता। अगर मैं ठीक हूँ ना, तो मेरे सामने अरबों रुपये रख दिया जाए तो मैं गलत नहीं होगा, मुझे वो नहीं खरीद सकते। ये जो हम सियासतदान की बात करते हैं वो खानदानी है, दादा बाप और बेटा। हाँ, वो दादा ठीक था, वो आस्ता आस्ता वो खराब हो गया, वो नस्ल सारी खराब होती जा रही है। हमें चाहिए, आवाम को चाहिए, चाहे वो गरीब आदमी हो, सफ़ेद पोश हो, चाहे वो फर्स्ट टाइम आया हो, अगर अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, वो कुछ करना चाहता है तो हमें उसका साथ देना चाहिए, ना जमात को देखना चाहिए ना किसी और को। हमारा जो कसूर है सबसे बड़ा,
कि हम ये देखते हैं कि हमें थाने से कौन छुड़ाएगा, हमें जनाब वो जो गलत जो हमारे तसव्वुरात हैं। आम पब्लिक के तो किसी भी एमएनए एमपी से यही मामला होते हैं, उसके मसले भी यही होते हैं, इससे ज्यादा तो उसके मसले है भी नहीं। मगर मसले तो हमारे साथ का मैं देख रहा हूं, मसालिस्तान बन गया ना, इन मसलों की वजह से तो बना है। चौधरी शफीक ग्रुप से आपकी वाबस्तगी रही, मुस्लिम लीग नून के सरगर्म रहनुमा भी रहे, उनसे क्या कुछ सीखा? देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि चौधरी शफीक ग्रुप से मेरी कभी वाबस्तगी नहीं रही। मैंने एक दफ़ा गुनाह किया उनको वोट देने का। 2000 मेरे ख्याल 3 वाला इलेक्शन, रईस मुनीर साहब जो है उनके साथ वाबस्तगी थी, उनके वालिद साहब के साथ, रईस शब्बीर साहब के साथ। ठीक हो गया। तो उनकी वजह से मैंने वो उनको वोट दिया और बड़े जोश और जज्बे के साथ दिया। फिर पता चला ये उनके मसाइल बहुत सारे हैं, तो हम विड्रॉ कर गए। आप डिनाई कर रहे हैं? मुकम्मल डिनाई करते तो कोई मेरा ताल्लुक हमारे सुनने में तो ये भी आया कि वो आपके उस्ताद भी हैं। अस्तगफिरुल्लाह। सियासत के? नहीं, मैं उनसे वाबस्तगी रही ही नहीं है। इतना गुनाहगार तो मैं नहीं हूँ जितना आप समझ रहे हैं। नहीं, मैं तो पब्लिक सर्वे की बात कर रहा हूँ, हमारे सुनने में आया तो हमने ये सवाल ऐड किया। नहीं, पूरी पब्लिक को पता है मेरा कभी भी नहीं, मैं एक दफ़ा वोट दिया है, ये गुनाह किया है, ये मैं मानता हूँ। उसके अलावा मैंने कभी उनके साथ कोई वाबस्तगी नहीं रही मेरी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहा हूँ मैं, वो एज ए वोटर। आप बड़े सरगर्म कारकुन रहे हैं मुस्लिम लीग नून के। देखें जी, ये हमारी आदत है, हमारी फैमिली की, जिसके साथ खड़े होते हैं नजर आते हैं, जिसके पीछे चलते हैं फिर उसकी जंग नहीं रहती, फिर हमारी अपनी जंग बन जाती है। ये हमारा एक खानदानी रवायत है ये। ठीक है। इसको आप सही समझें, इसको आप बुरा समझें, इसको आप गलत समझें, वो आपकी है। मगर हम जब किसी के साथ खड़े होते हैं ना जी, वो कोई भी हो, हम उनके साथ सरगर्म कारकुन रहे हैं, हमारे घर के दरवाजे तोड़े गए हैं, हम पे पर्चे हुए हैं, हम जेल में रहे हैं, हम हवालात में रहे हैं, मगर हमने कभी हम भागे नहीं। हालांकि हमारे पास कोई मुस्लिम लीग उनका होता नहीं था। बिल्कुल। फिर भी जब चीफ जस्टिस को बहाली की जो तहरीक चली है, सबसे पहले मेरे घर में छापा पड़ा, मेरे भाई हाफिज शहजाद को उठा के ले गए। जियो न्यूज़ के ऊपर पहली ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि मियां फरहाद के भाई को उठा के ले गए। सादिकाबाद में हाँ जी, सबसे पहला छापा पड़ा वो आपके घर में? हमारे घर में पड़ा। पूरी पुलिस और अपना सीढ़ियों के साथ ऊपर हमारे घर आ गई, दरवाजे तोड़ दिए। अभी तक हमारा मेन गेट जो है वो लक्कड़ वाला जो है वो दियार का बना है, वो अभी तक वहाँ वो निशानी पड़ी हुई है, उसको टूटा हुआ है। मगर जो ओहदेदार थे, क्योंकि हम लोग थे कि जिसके साथ खड़े होते थे नजर आते थे, इस वजह से हमारी एजेंसियों में नाम आ जाते थे। अदरवाइज हमारे पास कोई ओहदा नहीं रहा नून लीग का। बिल्कुल इसी तरह। ना कोई सदर है ना वगैरह वगैरह। छोटा भाई यूथ का था, वो भी 2 थे, वो भी लड़ाई वाला झगड़े वाला ओहदा था, वो भी जबरदस्ती लिया हुआ था कि वो लड़ाई थी, दो यूथ थी सादकाबाद की, वो जेन्युइन ओहदा नहीं था। आप ना नाज़िम रहे ना चेयरमैन रहे, बराह रास्त एमपीए की सीट के लिए उतरे मैदान में। देखें जी, सादिकाबाद मैं वैसे कौंसिलर का इलेक्शन लड़ा था आज़ाद। उस वक्त सारी जमातें मेरे खिलाफ थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें अल्लाह ताला ने मुझे फ़तह नसीब की टिब्बा ज़हर पीर से, मुझे फ़ख्र है। और मैं आपके इस प्रोग्राम के तहत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैं उनका एहसान नहीं उतार सकता टिब्बा ज़हर पीर का। मेरे आज भी वो मेरे सपोर्टर हैं, मेरी जान भी उनके लिए हाज़िर है। सियासत में जो एमपीए का इलेक्शन लड़ा, ये दुख होता है देख के। एक बंदा 4 दफ़ा एमपीए रहा हो, 5 साल 10 साल उसकी गवर्नमेंट लगातार रही हो, 5 साल वो मिनिस्टर रहा हो, और सादकाबाद का सारा निज़ाम, ना मीठे पानी का सहूलत मौजूद हो, ना सीवरेज सिस्टम चल रहा हो, गलियों नालियों से भरी हो, पानियों से भरी हो, ना हमारे पास जनाबे वाला अपना कोई सड़कें हों, ना बल्दिया को निज़ाम चल रहा हो, अकरा परवरी हो, और मसाइलिस्तान बन गया साथ, ना एजुकेशन ना सेहत, कोई चीज नहीं थी। आपका कहना है कि पिछले 10 से 12 साल में सादकाबाद के लिए कुछ भी नहीं किया? सर पिछले 20 साल से आप हाँ पूरे सादकाबाद का विजिट कर लें, कुछ भी नहीं था सादकाबाद में। उस जुनून के तहत मैंने ये आपका अपना ओपिनियन है, इसके बावजूद भी बारहा दफा आवाम वोट दे रही है। देखिए जी, वो बिल्कुल जेन्युइन बात है आपकी। अवाम गलतियां कर रही है, नतीजा भी तो भुगत रही है ना। हमारी जो है अवाम जो है वो सफर भी तो कर रही है ना। अगर वो वोट दे रही है तो गंदी नालियों से गुजर के वो नमाज पढ़ने मस्जिद में तो भी जा रहे हैं ना। वो घर में गटर का मिक्स मिला हुआ पानी भी तो पी रहे हैं ना। उनके जनाबे वाला स्कूल टूट गए हैं, उनका हेल्थ का कोई निज़ाम नहीं है, तो वो अपना अगर उन्होंने वोट दिया है एक बंदे को मुस्तकिल 4 दफ़ा, तो वो उसका वो नतीजा भी भुगत रहे हैं, वो आवाम भुगत रही है ना। गलती का जब तक वो तदराक नहीं करेंगे तो ऐसे होता रहेगा। लेकिन सीट तो चेंज होगी अब, लेकिन उसके बावजूद भी काम जो जितने भी अब सादकाबाद में हो रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून ही करवा रहे हैं। देखे ना, अगर वो शख्स जो 20 साल से एमपीए रहा है, अगर उसके हाथ से काम होते जब वो मिनिस्टर रहा, उस वक्त क्यों नहीं हुए? अब ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक पॉलिसी है, उसके तहत ये पूरे पंजाब में काम हो रहे हैं। इसमें ना कोई मौजूदा एमपी का कोई किरदार है, ना साहब का एमपी का कोई किरदार है। ये जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं वो खुद डायरेक्ट जो है ना वो देख रही हैं
वो खुद डायरेक्ट दे रही है। पहले जो 20 साल में ना काम हो सके वो अब हो रहे हैं, वो इसमें किसी का कोई हाथ, कोई रोल नहीं। ये तो इसी तरह ही है, जो पिछले 20 साल में नहीं हो सके वो अब हो रहे हैं। हाँ देखिए, वो पोजीशन में है और वो असेंबली भी नहीं जा सकता और किसी को सुना के वो मिनिस्टरों को नहीं मिल सकता। ना आपने देखा होगा कि पिछले 1.5-2 साल में कोई मिनिस्टरों से मुलाकात कर रहा हो, उनकी कोई चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हुई हो, कोई शय नहीं है। आपका क्या ख्याल है कि अपोजिशन में रहना हमारे लिए बेहतर? नहीं, बेहतर तो नहीं है। काम तो हो रहे हैं ना अपोजिशन में। नहीं, ओपोजिशन वो मैं कहता हूँ जो इस दफ़ा भी अवाम ने फैसला अच्छा नहीं किया, इस दफ़ा भी अवाम ने फैसला अच्छा नहीं किया। बस ठीक है। आप एमपीए की सीट के लिए मैदान में उतरे, खुद पर एतमाद था या किसी की कमजोरी से फायदा उठाना चाह रहे थे? देखें जी, शौक भी था, जुनून भी था और अवाम का दुख नहीं देखा जाता था जो सादकाबाद की अवाम का था। तो उसकी अल्लाह की रज़ा के लिए जो अल्लाह ने हमें हुक्म फरमाया है, क्योंकि आप ये ना समझें जो कहते हैं ना कि ये सियासत जो है सियासतदानों की, ऐसा नहीं है। आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना सियासत के ऊपर कायम की है। बिल्कुल। और वो सहाबे रसूल लेके चले उन्हें, तो वह उस मिशन को आगे लेके चलना चाहता था। मुझे कोई भी ऐसे ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ना टैक्स चोर हूँ, ना बिजली चोर हूँ, ना गैस चोर हूँ। ये सब कुछ के नक्शे मेरे मंजूर हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूँ और मैं अच्छा खासा टैक्स पेयर हूँ। मैंने कोई चीज़ मेरी दबी दबाई नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ कि मेरे सादकाबाद की आवाम के जो सफ़र है ना वो ख़त्म हो। बिल्कुल। जो बेचारा गरीब आदमी अपनी मजदूरी करके आता है 800,000 में, कम से कम घर में जो पहुंचे ना, उसको दोबारा कंधे के ऊपर पानी का बाल्टी लेके ना जाना पड़े, उसे अपने गटर को खुद बांध से ना खोलना पड़े, उसका पानी उसके घर में ना। बेसिक नीड्स हैं ये उनका हक है। बिल्कुल। वो सेहत के लिए बेचारा ज़कातें लेता फिरे, हॉस्पिटल में कुछ ना मिले, वोट देता ही इसीलिए है। हाँ, वो बस देखें वो बेचारा अब क्या है, वो डर जाता है या वो समझ नहीं है, तो समझ से बालातर है कि क्यों वो ऐसे गलती कर जाता है। और मुस्तकिल गलती हो रही है, 5 दफ़ा ये गलती हुई है आवाम से कि अच्छा बंदा नहीं चुन सकता। मियां साहब, आपको एमपी की सीट के लिए आजाद इलेक्शन लड़ने का ख्याल कैसे आया? हालांकि आपको तो पता है अवाम पार्टियों को वोट देती। तो आज़ाद इलेक्शन लड़ना ये एक मेरा मिशन था, वो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, कि मैं ये चाहता था कि जो मेरे सादकाबाद की हाल हुआ है, बुरा हाल हुआ है, मैं आज़ाद एमपीए बनकर जिस जमात की भी पंजाब की गवर्नमेंट बने मैं उसमें शामिल हूँ। सिर्फ ये मेरा मिशन था। उसकी वजह यह है कि अगर कोई भी जमात है ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, ये पाकिस्तान की जमातें हैं ना। बिल्कुल इसी तरह हमारा हक है, हमारे साथ का हक है, हम उनके फंड लेके आए, अपनी आवाम के लिए फंड। मेरा यही शौक था कि मैं, और मुझे देखें, मुझे पता था कि अगर मेरे को टिकट कोई मिलेगी तो मुझे ज़्यादा वोट मिलेंगे, मगर मैं ये चाहता था कि मैं आज़ाद जीतूं। अगर किसी जमात से मैं अगर टिकट लेकर जीत भी जाता हूं और उसकी हुकूमत नहीं आती, मेरा वो जो मिशन था वो पूरा नहीं होता था। मेरा मिशन इसी तरह पूरा होता कि मैं एमपीए बनता आज़ाद इंडिपेंडेंट, मैं जिस गवर्नमेंट, जिस अपना उसकी जमात की गवर्नमेंट बनती पंजाब हुकूमत में, मैं उसके साथ शामिल होता, उनकी मिन्नत करता, उनको कहता कि मेरे सादकाबाद के ये मसाइल हैं, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आपकी जमात में शामिल हो रहा हूँ, मेरे सादकाबाद के, मेरे बच्चों के, मेरे भाइयों के, मेरे बहनों के मसाइल हल करें। लेकिन मसाइल हल करने के लिए ये मेरा मिशन था। लेकिन मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि 2024 के इलेक्शन में आपको किसी पार्टी ने टिकट दिया नहीं या आपने खुद नहीं लिया? नहीं, 2024 में मेरे लिए ऑफर थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। ठीक हो गया। वो ऑफर मौजूद रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े मजबूत कैंडिडेट ऑलरेडी हैं यहाँ पर। बिल्कुल होंगे, मैं वो नहीं कर रहा, डिनाई नहीं कर रहा, मगर मुझे बिल्कुल टिकट की ऑफर थी। मगर मैं जो मेरी सोच थी ना, वो यही थी जो मैंने आपको पहले बताया कि मैं चाहता था कि मैं आज़ाद इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ूं और एमपीए बनूं। मुझे बड़ा होप था, यकीन था, मगर कोई मसला नहीं है, दुनियादारी है। पिछले 27 साल से आवाम की बेलौस खिदमत कर रहे हैं, तो एक बंदे को ट्रस्ट होता है कि यार मैं बेलौस खिदमत कर रहा हूँ 27 साल से। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा यकीन था और समझें कि बड़ा शौक था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मैंने अपनी कैंपेन चलाई। मगर कोई नहीं, ये जिंदगी का हिस्सा है। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला आपकी होप जरूर पूरी होगी। हम आपको देख रहे हैं इंशाल्लाह एमपीए की सीट पर इंशाल्लाह। अभी आपने कैंपेन की बात की, बेशक आपकी कैंपेन बहुत शानदार थी, जगह जगह इंतखाबी निशान, बोतल, बैनर, साइन बोर्ड, बिल बोर्ड, आपके ऑफिस बहुत शानदार थे और पब्लिक की भी कसीर तादाद आपके साथ थी। फिर ऐसा क्या हुआ? बस है तो मिन जाने खुदा, हमने मेहनत बहुत की, हमारी टीम बहुत अच्छी थी, हमारी नौजवानों की, हमने कोशिश की, हमने मतलब एक जेन्युइन इलेक्शन लड़ा। हम 1 साल, 1.25 साल से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो हमारी कैंपेन भी बहुत अच्छी थी, हमारे जलसे भी बहुत अच्छे थे। बस वो अब जो मिन जाने खुदा हो बंदा वो नहीं कर सकता। अवाम ने जो है,
लेकिन मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि आपके जलसे भी बहुत शानदार थे, उसके बावजूद रिजल्ट ना आना, वो हमें भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ क्या है ये। इलेक्शन कैंपेन में आपकी जो तकरीरें थी वो बहुत जोशो वलवले वाली थी, लेकिन इसके बावजूद भी इतना कम वोट आपको मिला। कहां पर मायूसी हुई, शहरी हलकों में या दही हलकों में? मायूसी तो दोनों तरफ से हुई है। शहरी हलकों में भी कहीं थोड़े ज़्यादा पड़े और देहात में भी कहीं ज़्यादा पड़े, कहीं है ही नहीं, बिल्कुल ज़ीरो था। जो तकरीरें थी ना, ये मेरे दिल के अंदर से थी, वो ये जेन्युइन थी। मैंने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की। मैं एक मतलब कोई मोहल्ला नहीं जहाँ मैं ना गया, उनके मैंने दुख देखे और दुखों से भरा हुआ बड़ी था। मजबूत कैंपेन थी आपकी। पूरा सादकाबाद मैंने लाइव कवरेज किया है और जगह जगह दिखाया। मगर अवाम, आपको बता रहा हूँ ना कि जब लगातार अवाम एक बंदे को, शख्स को वोट देने के बावजूद वो नहीं थक रही, तो उसमें आप कोशिश ही कर सकते हैं। कोशिश हमने की है, कोई हमें दुख नहीं है, कोई हमें मायूसी नहीं है। हमने अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह, और खुश हैं हम। मैं ज़ाती तौर पे, मैं कभी भी नहीं देखेंगे आप मुझे कोई बंदा साबित कर दे कि मैं मायूस हुआ हूँ। मेरी टीम जो है वो, आप कह सकते हैं कि जो जिनके साथ मिल के हमने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, वो टीम जो है ना 90% जो है ना वो उतर के दूसरी गाड़ियों पे चढ़ गई, मगर मुझे मायूसी नहीं है। इलेक्शन में अच्छा रिजल्ट ना मिलने के बाद क्या आपने वही गुस्सा अवाम पे निकाला? नहीं, कतई तौर पे निकाला। यकीन हो इस बात का कि ये बंदा मेरे पास काम के लिए आया है और इसने मुझे वोट नहीं दिए, इंशाल्लाह ताला मैं ये भी नहीं कहूंगा कि तुम चले जाओ, मैं उसका काम करवा के भेजूंगा। ये जब है ही अल्लाह की रजा, तो उसमें वोट देना ना देना कोई मायने नहीं रखता। अवाम की फलाह बहबूद का जोश और जज्बा वही है जो इलेक्शन कैंपेन से पहले था और आज? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई आए, मैं कभी भी नहीं चाहता कि वो बंदा खाली मेरे पास से जाए। कोई भी उसका काम हो, जितने जगह मैं हूँ, जितने अल्लाह ताला ने मुझे अहलियत दी है या जब मैं करवा सकता हूँ, वो कभी भी खाली नहीं गया, वो मैं करवा के भेजता हूँ। बाकी मिन जाने खुदा है सब कुछ। क्या आप इस इलेक्शन में अपनी कारकर्दगी से मुतमिन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने मेहनत की है उससे मैं मुतमिन हूँ। देखें, अल्लाह ताला ने जो हुक्म फरमाया ना, वो असबाब मैंने दुनिया के सारे पूरे किए हैं। ठीक हो गया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना इलेक्शन भरपूर तरीके के साथ लड़ा है, अपना फुल कोशिश की है, जलसे किए हैं, रैलियाँ निकाली हैं, अच्छा इन्वायरमेंट बनाया था, सारा टीम अच्छी थी। मगर जो अपना आवाम से मायूसी है, बाकी मैं वैसे मायूस नहीं हूँ। अच्छा, हमारे सर्वे के मुताबिक आपने सादकाबाद की यूथ को काफी शऊर दी। बिल्कुल, यूथ मेरे साथ बहुत ज़्यादा टच रही है। वो एक फ़्लो था, आपको पता है, वो उस फ़्लो में वो बह गए यूथ। अगर वो उस फ़्लो में ना बैठते, बह ना जाते वो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी अच्छी कारकर्दगी होती। पर वो एक फ़्लो आया, आपको पता है, पूरे पाकिस्तान में या पंजाब में। यूथ काफी एक्टिव भी थी आपके साथ। यूथ बहुत ज़्यादा एक्टिव थी मेरे साथ। मगर आपको बताओ ना, यूथ जो है अपने बाप की बात मानने को तैयार नहीं। तो वो एक फ़्लो आया ना जी, उस फ़्लो में वो सारी चीज़ें बह गई, वो आम बह गई उस फ़्लो में। तो उसी वजह से बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेहनत बहुत की, हमने कोशिश बहुत की। हमारा काम है कोशिश करना, रिजल्ट वो खुदा की तरफ से है। आइंदा इलेक्शन में किसी सियासी पार्टी के टिकट पर या फिर आजाद इलेक्शन लड़ेंगे? फैसला कर रहे हैं, काफ़ी सारी ऑफर्स भी मौजूद हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला वो 20-25 दिन में कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। वैसे आजाद का जो एक्सपेरिमेंट है आपको बुरा हुआ है? हाँ जी, वो बुरा हुआ है, वो जेन्युइन ये बात है। मगर अब इंशाल्लाह ताला तो डेफिनेट मेरा ख्याल है आप किसी पार्टी की तरफ जाना चाहेंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि कोई अच्छी जमात में शामिल होकर फिर इलेक्शन लड़ा तो जाए। कोई खुशखबरी दे सकते हैं हमारे अवाम को, हमारे इस चैनल के जरिए, कि शायद आप किससे अवाम आपको देखें? नहीं, अभी तो नहीं, मगर इंशाल्लाह ताला ये 15-20 दिन में कोई ना कोई फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। मतलब कि अवाम खुशखबरी सुनने वाली है। इंशाल्लाह, और अच्छी खुशखबरी होगी आवाम के लिए। देखें, एक गैप है बहुत बड़ा, उसको गैप को कोई बंदा फिल नहीं कर रहा। अब किस चीज का गैप है? सियासत का गैप है, कम्युनिकेशन गैप? कम्युनिकेशन बहुत लंबा चौड़ा गैप है। वो जो भी है ना, उन्हें अपने आप से होश ही नहीं है, वो आवाम का कोई सोचते नहीं है। अवाम की सोच बड़ी रूट लेवल से मतलब आपके कहने का मकसद है कि हमारे लीडर्स का अवाम के साथ कम्युनिकेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। अपने अपने उनके हैं सारे, वो उस पे वो जो है उनके मिशन है, उस पे उनके इर्द गिर्द जो गोल हाँ जी, उनको हाँ जी, बिल्कुल जेन्युइन बात है। आप जैसे मर्जी पूछ ले, मैं आपको बड़े सख्त अल्फाज यूज कर रहे हैं आप। सर जी, मैं कह रहा हूँ कि मुझे आप तफसीर पूछेंगे, मैं तफसील में चले जाऊँ। ये मेरे सवाल हैं, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पे कबूल कर रहे हैं। हाँ जी, मैं अपनी जिम्मेदारी भी कबूल करता हूँ, बिल्कुल ठीक हो गया, बेफिक्र हैं आप। आपकी नजर में अंजुमन ताजरा और अंजुमन शहरियां दोनों कितनी फायदेमंद है सादकाबाद के अवाम के? अंजुमन ताजरा को तो मेरे ख्याल कोई जब से पाकिस्तान बना है तब की है। अंजुमन शहरियां भी रिसेंटली तकरीबन 3-4 साल हुए हैं वो वजूद में आई है। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि अंजुमन शहरियां कदरे बेहतर है अंजुमन ताजरा की निस्बत। अंजुमन ताजरा तो जीरो है सर जी। अंजुमन ताजरा कौन सी अंजुमन ताजरा? कोई अंजुमन ताजरा नहीं है। वो एक जाती जमात है उनकी 2-3 बंदों की, बस। कोई अंजुमन ताजरा सादकाबाद में नहीं है। कोई देखेंगे किसी बड़े मसले में वो खड़े हुए हैं। ये सब बड़े सख्त जवाब दे रहे हैं। मैं इससे भी ज्यादा सख्त बोलता हूँ जनाब, मैं पेस्टिसाइड का प्रेसिडेंट रहा हूँ
तकरीबन 3 दफ़ा इलेक्शन जीत कर इलेक्टेड हो गया आया था। तो मैंने इनसे पूछा था अंजुमन ताजरा के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, सबसे बड़ा जो मसला है ना, अंजुमन ताजरा के जो प्रेसिडेंट है ना जी, वो हमारा दुख उस वक्त समझेंगे जब वो किसी यूनियन के प्रेसिडेंट होंगे। जो भी अंजुमन ताजरा का प्रेसिडेंट बनता है ना, वो उसको लाजम है कि वो किसी यूनियन का प्रेसिडेंट हो, चाहे वो मोबाइल एसोसिएशन हो, आयरन एसोसिएशन हो, परचून किराना एसोसिएशन हो, गल्ला मंडी एसोसिएशन हो। उन्होंने एक 5-6 बंदों की अपनी जमात बना के वो 20-25 साल पे उनके सदर हैं, वो उसी वजह से अपना वो अंजुमन ताजरा के प्रेसिडेंट। आपका कहना है कि अंजुमन ताजरा की वोटिंग कहीं से भी नहीं होती? नहीं, कुछ भी नहीं है। अंजुमन ताजरा का फाल अपना किरदार ही नहीं है पूरे सादकाबाद में। ये कच्चे के हालात देख लें, ये पुलिस के हालात देख लें, उसका किरदार रहता है। हमारा कोई किरदार नहीं है अंजुमन ताजरा का सादकाबाद में। और अंजुमन शहरियां, अंजुमन शहरियां देखें, अंजुमन शहरियां जब बनी ना, हमने जब देखा कि मसाइल बने तो हमने हाफिज अब्दुल रज़ाक साहब को बनाया। एक ही मनसूबा आप देख लें अंजुमन शहरियां के प्लेटफॉर्म से, वो सेफ सिटी है, वो हमने पाया तकमील तक पहुंचाया, अंजुमन शहरियां ने पहुंचाया। बाद में ठीक है उनका हिस्सा बन गया सारे, पर हम शुरू हमने किया, वो 5 मिनट वो उसका हुआ, उसके बाद शुरू हो गया। अंजुमन ताजरा को आप कभी देखेंगे नहीं, वो तो माशाल्लाह पाकिस्तान में भी नहीं रहते जो अंजुमन ताजरा के मालिक हैं। वो तो वो मलकियत है, मैं तो नहीं समझता कोई यूनियन है, एक मलकियत है। जैसे वो अपनी रजिस्ट्री होती है, वो रजिस्ट्री उनके नाम पे हुई है, प्रेसिडेंट के नाम पर। ये काफी सुनने में आया है कि बिजनेस कम्युनिटी जितनी भी है वो अंजुमन ताजरा से नाला है शहर की। मैं कैसे मानूंगा ताजरा से नाला है? देखें, जो जेन्युइन सदूर हैं परचून एसोसिएशन के, गल्ला मंडी के, या किसी के जेन्युइन सदूर है, जब वो मुकाबले में नहीं आएंगे तो मैं नला कैसे होंगे? घर बैठे नला होंगे तो होते रहे, वो अमली में मैदान में आए। खुद वो जेन्युइन कपड़ा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और जनाब एक फेक आदमी उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया हुआ अंजुमन ताजरा का। इसी वजह से वो गैर फाल एक तंजीम है अंजुमन ताजरा। सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर और ASP और SHO, उनके पास तस्वीरें, गुलदस्ते वगैरह वगैरह, इससे अलावा कुछ नहीं है। मतलब आप अंजुमन ताजरा से अंजुमन शहरियों को प्रेफरेंस देते हैं? सर वो इनसे बेहतर है, 2-4 मामलों में उन्होंने उठाया। आप सेफ सिटी के मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे प्रोजेक्ट है। हाँ, वो तो हमने चंद लोगों ने मिलकर बनाई थी। वो ये नहीं कि पूरे सादकाबाद ने उनको बना दिया, पूरा सादकाबाद, पर वो अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं जितने जोगे वो हैं। कोई तंजीमें उनके साथ नहीं है, अवाम ही है, अवाम के सर पे वो खड़े हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बेहतर है, बहुत बेहतर है। सेफ सिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारे सुनने में आया है कि उस प्रोजेक्ट का पहला लाख आपने दिया, क्या ये बात सच है? उसमें यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सेफ सिटी का मंसूबा माशाल्लाह अच्छे तरीके से पाए तकमील पहुंचा। उसमें पहला नहीं, मैंने दूसरा बनता था जिसने ऐलान किया, और उसमें हाफिज रज़ाक साहब की पूरी टीम ने बड़ी मेहनत की। उसमें SHO सिटी भी शामिल थे, पुलिस भी शामिल थी। मगर ये है, इसको हम और अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ क़यादत का फुकदान है। हम सेफ सिटी को ऐसे कर सकते हैं कि हम इंशाल्लाह ताला अवाम सादकाबाद के जो बड़े अपने को जो इसको अपना फंड्स वगैरह करते हैं वो अच्छे लोग हैं, मगर हमारे पास क़यादत अच्छी नहीं है। अगर क़यादत अच्छी हो तो हम ये तो अपनी जेब से हमने 10 मिलियन लगाया, हम इसको 20 मिलियन तक ले जा सकते हैं। सर बकौल आपके अंजुमन शहरियां की क़यादत तो अच्छी है ना आपके पास, इस तरह के और प्रोजेक्ट्स में देखिए, अंजुमन शहरियां जो है ना, वो इससे ज़्यादा फाल किरदार अदा कर सकते हैं। अंजुमन ताजरा, उसमें सारी तंजीमें आ जाती हैं, मुकम्मल तंजीमें आ जाती हैं। अगर तंजीमों के थ्रू आप लगाएंगे ना, कि मिसाल के तौर पर आपको जी 5 करोड़ रुपया चाहिए, तो इस तंजीम के थ्रू 25 लाख रुपया आपके ज़ुम्मे आता है, तो इंशाल्लाह ताला वो तंजीम पूरा कर लेगी। मगर वो अंजुमन ताजरा का फाल किरदार है ही नहीं, जीरो है किरदार। मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि अगर अंजुमन ताजरा नहीं कर रही तो अंजुमन शहरियां को तो करना चाहिए। अंजुमन शहरी ने अपनी कोशिश जो की आपके सामने अभी ये तो अच्छा प्रोजेक्ट, बहुत सारे चोर पकड़े गए हैं, डाकू पकड़े गए हैं, उसके अच्छा प्रोजेक्ट है, वो उसको पाया तकमील तक पहुंचाया अंजुमन शहरी। इसी तरह के मज़ीद मसाइल भी है ना, पानी के मसले हैं, सीवरेज के मसले हैं, और भी काफी सारे मसले हैं जो गवर्नमेंट नहीं कर रही, चले अंजुमन शहरी। हाँ जी, उस पर आवाज़ उठाई जा सकती है। मैं इस प्लेटफॉर्म से भी उन्हें कहता हूँ अंजुमन शहरी वालों को कि वो बिल्कुल कोई ऐसा मसला होता है उस पर हमें भी, हम आप उनके साथ इंशाल्लाह ताला चलने को तैयार हैं। वो जो भी मसला मसाइल सादकाबाद के उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एहतजाज करें, हम उनका साथ देंगे इंशाल्लाह। अभी हम आपके पास आए तो टिल्लू रोड ने हमारी मत मार दी। टिल्लू रोड आवाम के लिए एक रोज बन गया। बिल्कुल जी, तकरीबन कोई 12-13 साल हो गए इस रोड को। पहले वैसे टूटी हुई थी, अब उन्होंने बनाने के चक्कर में उखाड़ के फेंक दी है तकरीबन 35-35 किलोमीटर। देखें, इसमें जो साहब का MNA रहे ना, वो मौजूदा MNA और साहब का जो MP रहे हैं 4 दफ़ा, और जो मौजूदा MP हैं, ये सब कसूरवार हैं इसमें। टिल्लू रोड के नाम बनने बिल्कुल कसूरवार हैं, बल्कि मुजरिमाना गफलत है ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मुजरिमाना गफलत है। आप देखें, जो 4 दफ़ा MP रहे हैं जो शख्स, जो टिल्लू रोड है उसके आधे वोट उस शख्स के हैं। इसी तरह ये बिल्कुल आप तीबा बगावर ले लें,
कादराबाद ले लें, तिब्बत जहर पीर ले लें, बाकी चकू को यहाँ से रख दिया, अपना मौलवी की गोठ ले लें, ये सारे आधे वोट हैं जो आगे जाकर टिल्लू रोड को 30 किलोमीटर के वोट एक जगह और ये 3 किलोमीटर के रोड एक जगह, अपना वोट एक जगह। कम से कम उन्हें चाहिए था कि वो जो अपने शहरी इलाका जो जहाँ पर हमारी तहसील कौंसिल खत्म होती है, ठीक है, ये अपना पुल, नहर के पुल के ऊपर, कम से कम यहाँ तक तो वो कोई ना कोई उसको डलवा सकते थे ना। जो 35-40 हजार की आबादी है, 2-3 टिब्बा जात की, उनको तो वो सहूलत लेके दे सकते थे ना। बिल्कुल, मैंने इसकी आवाज उठाई है। मैं वही पूछना चाह रहा था कि आपने कभी इसके बारे में आवाज उठाई? अभी हाल ही में एक एहतजाज रिकॉर्ड हुआ है, क्या आप उसका हिस्सा बने? नहीं, मैं उसका हिस्सा नहीं बना। क्यों नहीं बने? आप तो रह भी इसी रोड पे रहे हैं। दरअसल उसकी आपका बहुत सारा वोट भी इस रोड पे है। उसकी वजूहात हैं, वो आए मेरे साथ बैठे, एहतजाज ऐसे होते नहीं है बेसिकली। अच्छा, आपका कहना है कि एहतजाज का तरीकाकार गलत है? हाँ, एहतजाज का तरीकाकार ऐसे होता है कि आप कोई एहतजाज करने जा रहे हैं ना, उसकी डेडलाइन दें, फिर एहतजाज इस हद तक करें कि उनको मालूम होगा आप एहतजाज डू एंड डाई पे एहतजाज हो। देखिए, अब भी अगर डू एंड डाई नहीं होगा, आप आए और आके जलसा वगैरह करके चले, ऐसे नहीं, बकायदा उसकी कमेटी बने। ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है सर। मैं उसके लिए, टिल्लू रोड के लिए सबसे आगे जाने को तैयार हूं। मैं हर तरीका दुख तकलीफ उठाने को तैयार हूं। हम एक जगह बैठ के इसका हल पहले सोचें, उसके बाद जब हम एहतजाज करें तो एहतजाज को इस लेवल पे लेके जाए कि पूरा सादकाबाद रोड के ऊपर हो। ये ना हो कि 5-6 ट्रालियां भरी हुआ, ऐसा एहतजाज नहीं है। अच्छा, इसका सॉलिड हल क्या है? कैसे बनेगी ये? सर, बेशक ये नैब में केस चल रहा है, ये बनानी तो बननी एहतजाज के ऊपर ही है। जब हम इस लेवल पे एहतजाज आ जाए, रोडें बंद कर दें, हम रेलवे ट्रैक बंद कर दें और ऊपर जाके बैठ जाएं, अवाम हमारे साथ हो, इंशाअल्लाह ताला ये 2 दिन में बनेगी। 2 दिन में इसका काम शुरू होगा। इस सारे एहतजाज से इंतशार की तरफ जाएंगे? कोई इंतशार की, हमारा हक है, हम कहाँ जाएं? हमारी आप अंदाजा लगाएं, कमरे टूट गई हैं किसानों की, हमारे इनकी लोगों का, मोटरसाइकिलों के, गरीबों की शाख टूट गए हैं, गाड़ियां तबाह हो गई हैं, सेहत तबाह हो गई है। सारा दिन वो उनके मट्टी जो बनता जाता है, उसको समझे कि बेड़ा करके अपने घर में वो करवा के आता है। उसकी सेहत बर्बाद हो चुकी है। लोग अपनी बेटियों को, बहनों को, अपनी भतीजियों को स्कूल छोड़ने नहीं आ सकते। ये बहुत बड़ा मसला है, इसको हमने छोटा मसला समझा हुआ है। ये एक जंग का सूरत हाल है सादकाबाद के साथ। ये जुल्म है सादकाबाद के साथ। ये जुल्म जो है ना, वो आईनी हाथों से रोका जा सकता है। अदरवाइज ये अगर जैसे ये है सिलसिला, ये क़यामत तक नहीं बनेगा। अच्छा, आप बात वहीं पे कट कर गए। पहले ना बनने की बेसिक वजह क्या है? सर, बेसिकली एथेनॉल फैक्ट्री है जो पहले नहीं बननी चाहिए थी हमारे साथ। मुद्दे की तरफ। एथेनॉल फैक्ट्री के जो मालकान है वो पीटीआई का हिस्सा थे उस वक्त। एक स्पीकर था, बाकी वफाकी वजीर था। उन्होंने बनाई, उन्होंने आउट ऑफ वे जाके ये सारी सड़कों को उन्होंने बजट दिया। वो जब दूसरी हुकूमत आई, उन्होंने वो बजट रोक लिया। हालांकि होना तो, अगर उन्होंने ये गलत बजट दिया था या ये स्कीमें नहीं दे सकते थे, वो उन पे कार्रवाई करते, उन पे पर्चे देते, मगर आवाम को तकलीफ ना देते। हमारा कोई कसूर नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इनकी अपनी सियासत का अवाम को, सर यही तो मसला है ना इस मुल्क का, और हमारा खसूसी मसला है सादकाबाद का। अगर ये रहीम यार का कहीं और होती ना, अब तक बन चुकी होती, क्योंकि हमारी आवाम खड़ी नहीं होती। आवाम हक का साथ ही नहीं देती, वो चेहरा दिखाती है और भाग जाती है। आप अंदाजा लगाएं कि टिल्लू रोड तो वैसे ही बेचारे 15 साल से सफर कर रहे थे, पहले भी खड्डे थे। थोड़ी बहुत वो बनी रोड सैस में वगैरह में बनी, वो भी तोड़ के रख दी। टिल्लू रोड के तो बड़े मसाइल हैं, पानी का बहुत बड़ा मसला है टिल्लू रोड का। वहाँ पे चक्कू के चक जो है ना गैराबाद हो चुके हैं, बड़े मसाइल हैं टिल्लू रोड के। तो अब आप ये कहेंगे कि टिल्लू रोड जो बनेगी तो उसके लिए सॉलिड प्लान एहतजाज है? बिल्कुल, इसके अलावा कोई हल? बिल्कुल। अंजुमन शहरियाँ आए, अंजुमन ताजरा आए, और हम लोग सारे सियासी लोग एक बैठक करें, उसके ऊपर बैठ के सारा तय हो, कोई भागे ना वहाँ से। फिर कोई ना वो ये ना देखे मुझे पर्चा हो रहा है, मुझे उठा के लेके जा रहे हैं। फिर बिल्कुल जैसे एक फरीजा होता है, कौमी फरीजा, साद का बड़ी अवाम हमसे है, हम उनसे हैं, इसको समझते हुए इंशाल्लाह सबसे आगे होंगे। चलिए जी, हमारी अंजुमन ताजरा शहरियाँ से और सियासतदानों से रिक्वेस्ट है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों और लोगों का ये बहुत बड़ा मसला है जो काफी अरसे से है, उसे हल करें। बिल्कुल, हम उनके साथ हैं। अगर वो संजीदा हों तो संजीदगी उनकी जाहिर होनी चाहिए। यूथ ने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन मैंने नोट किया है कि आप अभी भी यूथ के लिए अच्छा सोचते हैं। तो जिस तरह आपने ख्वाजा यूनिवर्सिटी में बच्चियों के लिए बस मंजूर करवाई, तो क्या मुस्तकबिल में यूथ के लिए भी कोई ऐसा और प्लान्स हैं? देखें, यूथ हमारा असासा है। बिल्कुल, यूथ हमारा मुस्तकबिल है। इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही यूथ है। अगर हम उनको गलत रास्ते से हटाना चाहते तो 2-3 चीजें हमें उन्हें देनी पड़ेंगी यूथ को।
नो डाउट कि मैंने यूथ का अवेयरनेस ली और साथ लेने के चलने का मेरा कोई मुझे दुख नहीं है। ये देखिए हमारा फ्रीजा है, हम उन्हें ख़राब ना होने दें। बिल्कुल सबसे पहले तो सस्ती, आसान तरीन और दहलीज पर, मतलब कि शहर के अंदर उन्हें अच्छी एजुकेशन चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बेसिक नीड है। और वो यूनिवर्सिटी जलीलो ख्वार ना हो, मेरी बेटियां और बेटे वो जलीलो ख्वार ना हो। रहीम यार खां में वो बेचारे सुबह 5 बजे वो घर से निकले और रात को 10 बजे वो घर पहुंचे, ये जुल्म और हमारे सुनने में आया है कि आपने बड़ी एफर्ट करके वो बस मंजूर हाँ जी करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह, वो मतलब कर सकते हैं हम, कोई इशू नहीं है सर, ये हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर हमें शौक नहीं है, हमारे सियासतदान कुछ सोचते ही नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि इनके लिए तकरीबन जैसे अब भूंग में जाके एक ग्राउंड बना है ना जी, ऐसे 3-4 ग्राउंड तो सादकाबाद में हो, है ही नहीं है, एक ग्राउंड नहीं है सादकाबाद में। बिल्कुल नहीं ये जो आप छौनी ग्राउंड वाले इसको ग्राउंड ना समझे सर, नहीं ये तो बिल्कुल भी ग्राउंड हाँ, नहीं कोई ग्राउंड नहीं है सादकाबाद में, ना इंडोर गेम के लिए ना आउटडोर है। गेम के बिल्कुल इसी तरह स्पोर्ट्स का कोई हाल नहीं लिए, है ना कोई इवेंट होता है, ना वो स्कूल वाले इवेंट रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि यूथ हमारी सेहतमंद सरगर्मी में भी हिस्सा ले, और एजुकेशन जो गरीब का बाल है ना, जो एक चौधरी का बाल है, वो बराबरी की सतह पे ले। ये मेरी ख्वाहिश ये है। बड़ी अच्छी सोच है आपकी सर। ये जब हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे ना, इंशाल्लाह ताला हमारा माशरा भी सुधर जाएगा, हमारा यूथ जो है वो तरक्की करेगा। बिल्कुल ये बहुत बड़ा मसला है, और मैं यूथ के साथ हूँ इंशाल्लाह ताला। मैं ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का जो कैंपस था ना, उसके लिए मैंने शकील भट्टी के साथ, जो हमारे डीसीओ थे, डिप्टी कमिश्नर थे, 2 घंटे मीटिंग की उनके साथ, और उन्हें मैंने आसान तरीन हल बताया, ठीक और है। मेरे वो साथ वो इतना खुश हुए। उसका क्या रिजल्ट निकला? उसका रिजल्ट सर नहीं निकलना है ऐसे, ना मेरे पास इक़्तिदार है, ना मेरे पास कोई इतना 40-50 करोड़ है मैं यूनिवर्सिटी के दे सकूँ। सादकाबाद हम मिल जाए, सादकाबाद की चौधरी या जो हमारे दोस्त हैं, जो सियासी लोग हैं, गैर सियासी लोग हैं, जो अपने सादकाबाद की यूथ का भला करना चाहते हैं, वो एक टेबल पे बैठे, मैं उन्हें आसान हल बताता हूँ सर। कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। लाख रुपए हमने डाला तो हमने सेफ सिटी बना दिया। बिल्कुल इसी ये तरह बन 20 गया। 25 लाख डालेंगे, यूनिवर्सिटी का कैंपस बन जाएगा, मसला ही कोई नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ही है, मतलब ये तो मिलकर करना पड़ेगा। सर जी, अगर सियासतदान नहीं करेगा तो आम पब्लिक को करना पड़ेगा, किसी अंजुमन को करना पड़ेगा, लेकिन किसी को तो करना पड़ेगा। मैंने डीसीओ साहब को जी मैंने कहा जनाब, अगर हम 25 से 30 करोड़ रुपए ले जाके चीफ मिनिस्टर के टेबल पे ड्राफ्ट रख देते हैं कि ये जमीन आपकी, ये बिल्डिंग हमारी, तो ये 1 साल में यूनिवर्सिटी बन जाएगी, कोई मसला नहीं, और हम दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम दे सकते हैं। सादकाबाद के अवाम ने हमेशा हर चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। क्या आपने ये बात जो है अशराफिया के साथ की है, सादकाबाद की? सर अशराफिया डिस्कस हुई? नहीं, अशराफिया के साथ कुछ लोगों के साथ डिस्कस हुई है, बाकी अशराफिया जो है हमें मानती नहीं है, कोई मेरी जुबान से वो सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि चलो, जाती रंजिश मेरी नहीं समझ आती, हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ, हमेशा कोई नेगेटिविटी मेरे नहीं रही है, कोई नेगेटिविटी समझो किरदार नहीं अदा किया कहीं। नहीं, साफ सुथरा किरदार और साफ कोई आपका। सर जेन्युइन चीज के साथ खड़े होना है, हक सच के लिए खड़े होना। अभी मैं चाहता हूं कि मेरी बेटियों के, मेरे बेटों के, खुदा जानता है, हम सिर्फ 20-25 लोग मिल जाए ना, हम बसें भी ले सकते हैं। बिल्कुल, अगर सियालकोट अपनी एयर सियाल चला सकता है, तो हम ये छोटी सी बसें नहीं चला सकते? हम यूनिवर्सिटी का कैंपस भी बना सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है सर जी। जो बंदा इक़्तिदार में होता है ना, या जो बंदा जिसको MP या MNA बनता है ना, उसके पास ताकत होती है। बिल्कुल, वो मोहब्बत से और गुस्से से और प्यार से हर तरीके से वो बात मनवा लेता है। अगर मैं MP हूँ, मैं एक दोस्त के पास जाऊँ, या तो मैं उसको बोलूँ उसकी गाड़ी में यूज में रखूँ, या वो मेरे घर का राशन पूरा करे, या वो मेरी फटीके भुगते, या उसे मैं कहूँ यार कि आप मेहरबानी करके ये 10 लाख का चंदा दो, हम बस नहीं लगे, या उसे मैं उसके पास जाऊँ कि यार अपने जो तुम्हारा गरीब इलाका है इसमें एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगा लो, या उसको मैं कहूँ कि हम यूनिवर्सिटी का कैंपस बना रहे हैं यार, जो 20-25 हमारे चेयरमैन या चौधरी या हमारे कोई ट्रांसपोर्टर वगैरह हैं, उन्हें एक जगह इकट्ठा करके, मैं MP हूँ ना, खुदा जानता कि मैं 1 महीने में 50 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकता हूँ यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए, मसला ही कोई नहीं है, देने को तैयार हैं। क़यादत अच्छी नहीं है, यकीन नहीं है लोगों के ऊपर कि हमारे पैसे अच्छी जगह पर लगेंगे नहीं लगेंगे, मगर मैं ये समझता हूँ ये कोई मसला नहीं। मैंने वाइस चांसलर से मुलाकात की, बस भी मंजूर करवाई, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो बस चलवाई भी, अब वो बंद हो गई है फिर दोबारा। मैंने जनाब, क्यों बंद हो गई? बस वो कोई सियासत, हाँ जी वो है नहीं ना, शौक नहीं है ना। बिल्कुल शौक हो तो फिर। लेकिन चले जी, हम दुआ को हैं कि हमारे शहर की जो अशराफिया हैं वो आपके साथ दें, इस प्लेटफार्म पर इकट्ठे हों और अवाम की फलाह बहबूद के लिए वो काम कर सकें। एक बात याद रखें, जब भी आप अल्लाह की रजा के लिए निकलेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला फिर मदद खुदा जब शामिल होती है ना, हर काम। मैं अकेला यहाँ से गया हूँ वाइस चांसलर के पास, और अगले दिन बस आ गई थी, इतनी देर लगी।
मैंने उनसे बात शुरू की है, उन्होंने समझाया है कि सर अगर आपकी बेटी सुबह, मैं उसे एक सवाल का जवाब देता, अगर आपकी बेटी सुबह 5 बजे घर से निकले और रात को 8 बजे पहुंच जाए, फिर ये बिल्कुल हमारी बेटी के साथ अच्छा हो रहा है। अगर आप ये नहीं चाहते तो आप मेहरबानी करें, हमारी बेटियां इज्जत के साथ कॉलेज यूनिवर्सिटी जाए, इज्जत से वापस आए। उन्होंने अगले दिन पर चला। कच्चा 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 सादकाबाद बदअमनी और अगवा बराए तावान का शिकार है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कच्चे पे तो आप मेरे साथ कोई 2 घंटे की सेशन कर सकते हैं, फिर आपको मतलब एक सवाल में इसका जो है ना जवाब नहीं दे सकता मैं कि 1-2 मिनट में। ये किसी दिन आप सेशन करें, मैं आपको पूरा कच्चे की तफसीर बताऊंगा। मगर इसमें हमारे कच्चे के बुजुर्गों का कसूर है, हमारे कच्चे के सरदारों का कसूर है, पुलिस का बहुत बड़ा कसूर है इसके अंदर, हमारे सादकाबाद के अशराफियों का कसूर है, अंजुमन ताजरान का कसूर है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में आके बड़े चौधरियों का कसूर है, MNA MPओं का कसूर है। हम उसको समझ ही नहीं सके। एक चिंगारी को हमने समझो कि एक चिंगारी 1-2 बंदे से, बड़े संगीन इल्जाम लगा सर जी 1-2 बंदे, मैं गवाह हूँ, मेरा भाई अगवा हुआ है 2004 में। मैं पूछने आ रहा था इसी तरफ कि आपका तो एक भाई भी अगवा हुआ, मैं लेके 1 महीना 1 दिन बाद में अपने भाई से गले मिलाया था। 1 महीना मैं दर बदर ठोकरे खाता रहा। क्या वो कोर कमांडर कोयटा थे, क्या वो अकबली बुक्टी साहब थे, क्या वो सरदार शेरबाज मजारी थे, आप तसव्वुर भी नहीं करते। मतलब शेर मजारी साहब एक तलख तजर्बा है जो हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आपने वो एक्सपेरिमेंट किया। मैं कहता हूं कि अभी भी कच्चे की कोई मसला नहीं है उसमें अमल लेके आना। मैं अमल ला सकता हूं, मुझे पावर दे 1 महीने की, मैं अमल ला देता हूं उसमें। लेकिन हालात कैसे सुधरेंगे? हालात वो ऐसे जब सुधारेंगे तो सुधरेंगे ना। गलती कहाँ पे हो रही है? गलती हर तरफ से हो रही है, लोकल लोगों से हो रही है। हमारे सब जो हमारे जो बड़े हैं, हमारे सादकाबाद के सियासतदान हैं या दूसरे हैं या कारोबारी, सबसे गलती हो रही है। पुलिस उसमें बहुत ज्यादा गलती कर रही है। ये मसला शहीद भी पेश कर रही है सर जी। शहीदों का देखे ना, शहीद तो 10-15 साल से हो रहे हैं, बदले तो हम जानवर कोई नहीं ले सकते ना। या तो हो गया हमने वो 5 डाकू थे, आज वो 500 बन गए। जब हम 5 को नहीं मार सके, 500 को कैसे मारेंगे? इसका ये हमने बनाया सबने मिलकर। इसमें पुलिस है, इसमें हम चौधरी, जो हम बोलेंगे नहीं किसी के खिलाफ, हम आवाज ही नहीं उठाएंगे। जब उस कच्चे के हक में आवाज ही नहीं उठाएंगे, हम उनकी आवाज ही नहीं बनेंगे। मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हम कच्चे की आवाज बनेंगे, पुलिस की आवाज? हम समझो सादकाबाद की, सर सादकाबाद, कच्चा और पुलिस ये एक ही का नाम है, ये मजमुआ है। हम पुलिस का साथ भी देंगे, हम कच्चे का साथ भी देंगे, हम सादकाबाद में अमन फिर लेके आ सकते हैं। देखे ना 500 डाकुओं के पीछे हम 25,000 अवाम जो वो भी सफर कर रहे हैं, वो बेचारे अपने घरों से नहीं निकल सकते, अपने मेहमानों को नहीं बुला सकते, अपनी चीजें नहीं बेच सकते, अपनी फसलें अच्छे रेट पे नहीं बेच सकते, हम उनका भी साथ देंगे ना। कच्चा एक पुरअमन शहर इलाका था। 1998 से लेकर 2003 तक कच्चा ऐसे था कि वो आप लाखों रुपया लेके हम लोग जाते थे वहां पर। हमें ये होता था रात को 11-11 बजे वापस आते थे कच्चे से। सादकाबाद में चोरी हो सकती थी। मैं यही कहना चाह रहा था कि आप कच्चे में आपने काफी कारोबार किया, वहां से फसलें भी उठाते रहे हैं, आपको तो काफी असर और रसूख होंगे, वहां पे ताल्लुकात भी होंगे। सर जी कच्चा एक बड़ा 2 नंबर इलाका था, पुरअमन इलाका था कच्चा। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सादकाबाद से कोई भैंस मोटरसाइकिल चोरी हो जाती थी, वहां से कुछ नहीं होता था। हम लोग ने इतना सफर किया, रातें वहां गुजारी, टाइम गुजारा है। हाँ जी, रातें गुजारी हैं। जब मेरा भाई अगवा हुआ उस वक्त भी मैंने 15 दिन दरिया के अंदर गुजारे। उस वक्त भी हालात बेहतर थे। जितने भी अभी जब मेन डाकू इन सबसे मुलाकात हुई है। मैं अपने भाई को ढूंढने के लिए मैंने दरियाओं में सफर किए, सुई से लेके आया हूँ, कोई जगह नहीं छोड़ी मैंने, मैं वहां तक गया हूँ। मगर मैं ये समझता हूँ कि कच्चा पुरअमन दोबारा हो सकता है, कोई बड़ा मसला नहीं है। सिर्फ बैठक है ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ। ये जो कच्चे के सरदार हैं वो, जो कच्चे के लोग हैं वो, पुलिस और हमारे जो बड़े हैं तहसील सादकाबाद की या रहीम यार खान, ये एक बैठक पे बैठे, मैं उन्हें फार्मूला देता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। इंशाल्लाह ताला कच्चा ऐसा हो जाएगा जैसे पहले था। सादकाबाद और कच्चे का आपस में गहरा ताल्लुक है। अगर आपको अथॉरिटी बनाया जाए तो सादकाबाद में अमन कैसे कायम होगा? देखिए कच्चा और सादकाबाद और कच्चा ये एक ही है। ठीक हो गया। हमारा 50% कारोबार उस साइड पे है। बिल्कुल। वो कच्चा तो ऐसे मशहूर है, कच्चा बच्चा तो नहीं है कोई, मगर वो हमारे साथ ही है। हम वो जीते तो हम मरते तो वो जीते हैं, सेम पेज पे। बाकी इसका अमन कोई मसला नहीं है।
मैं इसका पूरा फार्मूला पेश करता हूँ। 5 से 6 महीने में इंशाल्लाह ताला कच्चा ऐसे होगा जैसे 7 का बाल। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती कर 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 हमने उनके ऐसी तैसी करके उनको बहुत बड़े बड़े जो कल चौकीदार थे, जो कल जनाब आला पहरेदार थे, जो कल बेचारे जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं थी, वो आज ही वो नामवर डाकू बने हुए हैं सर। मियां फरहाद अली इस चीज का दावा कर रहा है कि पिछले इतने अरसे से जो कच्चे के हालात खराब हैं, जिनका अदारों के पास कोई हल नहीं है, वो मियां फरहाद अली के पास है। बिल्कुल है हल सर। अमन अमन अमन, हमेशा अमन के लिए हल मौजूद होता है। जो है ना पुरअमन जिंदगी गुजारने के लिए हर बंदा चाहता है। अब कच्चे वाले इतनी शिद्दत से चाहते हैं कि हमारे अमन पैदा हो, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हालात उनके भी बेहतर हो सर, वो तो बेचारे आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम खुदा जानता है उनके पास उनकी वालदा के, उनके बाप का, भाई की फातिहा करने नहीं जा सकते। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त है, उनकी वालदा फौत हो गई। मैंने फोन पे कहा उन्हें, फातिहा कही। मैंने कहा अगर आप मुझे मेरी देखे ना, एक तो हम खुदा ना खास्ता जाएं और कोई मसला हो जाए। आप काफी अरसे से कारोबार कर रहे हैं, जाहिर बात है आपके ताल्लुकात ज्यादा अच्छे हैं कच्चे में, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं उन लोगों को। सर, ये जो मसला शुरू हुआ था ना, ये कच्चे का है ही नहीं है। ये तो मेन रोड के ऊपर का कच्चा राजी का मसला है, यहाँ से ये शुरू हुआ है। मैं कहता हूँ कि इसको बस सेशन करें, मैं इंशाल्लाह ताला आपको पूरा तफसील से समझाऊंगा। और कोई मसला नहीं है हमें पैदा करना। मैं ये समझता हूँ जो मेरी नाकस राय है, जो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, जो वुसअत दी है मेरे दिमाग को अल्लाह ताला ने, ये कोई मसला नहीं है कच्चे का अमल पैदा करना। ठीक हो गया, ये बिल्कुल हम उसी तरह अमल लेके आ सकते 2000 में जो था। हम इंशाल्लाह एक पूरा सेशन करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह कच्चे के हवाले से। ये सब कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप सादकाबाद की अवाम को तोहफा देना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आपने जियो 44 एक अवाम को तोहफा दिया, इससे मिलता जुलता या कोई एजुकेशन प्रोजेक्ट, कोई और प्रोजेक्ट, कोई इस तरह का प्रोजेक्ट जो आप सादकाबाद की अवाम को तोहफा देना चाहते हैं? मैं अकेला तो नहीं कर सकता, मुझे शौक है, जुनून है, अल्लाह ताला मुझे इसकी तौफीक दे कि जो मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ वो फिल्ट्रेशन प्लांट है। सबसे पहले जो टिब्बा जहर पीर है ना, उसमें हमने एक टिब्बा कादराबाद और टिब्बा जहर पीर में 2 टैंक बने हैं पानी के, अपना वाटर सप्लाई पानी के लिए मुहैया करने के लिए टैंक बनाए गए। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी तरफ से सबसे पहले टिब्बा जहर पीर पे कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट दूँ, जो 4-5 हज़ार की आबादी है ना, उन सब को वो पानी मुहैया किया जाए फिल्टर करके। टिब्बा जहर पीर के लिए देना टिब्बा जहर पीर, उसके बाद टिब्बा कादराबाद के लिए भी। और इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता मुझे शौक है कि मैं, मतलब आप इस पानी के प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, साफ पानी। हाँ, क्योंकि सबसे बुनियादी जो मसला है ना हमारे सादकाबाद का, पानी है ही नहीं है किसी। बिल्कुल। बाकी तो हर शहर की वो गुंजाइश निकल जाती है। जो पानी है ना, लोग कड़वा पीने पे मजबूर हैं और उनके बेचारे लीवर खत्म हो रहे हैं, किडनी खत्म हो रहे हैं, समझो कि मसाइल ही मसाइल है उनके लिए। सबसे पहला मैं, और इसमें अगर हम अंजुमन शहरी के प्लेटफॉर्म से करें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि हम कोशिश करें कि बिस्मिल्लाह पढ़ के, अगर 44 हल्के है ना, किसी भी एक पर्चियाँ डाल रहे हैं, मुखय्यर हज़रात जो हैं साथ में सर, वो 44 हल्के की पर्चियाँ डाल रहे हैं। जो पहले हल्का निकल आए ना जी, 43वां निकल आए, 21वां निकल आए, 5वां निकल आए, जिसका भी हो, बिस्मिल्लाह पढ़ के हर साल 4 हल्कों को हम चूज कर लें, उसमें फिल्ट्रेशन प्लांट हम सब मिलकर लगा दें और हमें पता भी नहीं लगेगा। उस पर फिर एक कमेटी बना दें इलाके की कि वो जो फिल्टर चेंज करना है, एक लड़का वहाँ पे जो तनख्वाह को रखवा दें, उसकी वो जो पैसे डिवाइड कर दें, 100 रुपया 200 रुपया महीना एक घर को आएगा, तो इंशाल्लाह ताला उसकी मेंटेनेंस भी होती रहेगी और उसकी देखभाल, तनख्वाह भी होती रहेगी, वही करेगा और सारे पानी भर के भी लेके जाते रहेंगे। ये बड़ा अच्छा मंसूबा है आपका और बड़ा अच्छा ख्याल है। मेरी इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट है मुखय्यर हज़रात से भी और अंजुमन शहरियाँ, अंजुमन ताजरा से, सबसे कि आप लोग वो सब मिलके आपका साथ दें। सर जी, मंसूबे तो इतने हैं कि हम लोग ईमानदारी के साथ यूनिवर्सिटी का कैंपस खुद बना सकते हैं। देखिए, हमारे पास इस शहर को लगने वाली जो है ना 6 से 7 शुगर मिलें हैं, बिल्कुल, जो हमारे रोड तोड़ती हैं, हमारे बच्चों को मारती हैं ट्रालियों के नीचे और हमारा बेड़ा गर्क करती हैं, हमारे सेहतों का बेड़ा गर्क करती हैं। और कोई हमारे लिए उन्होंने आज तक ना सेहत के लिए है, ना स्पोर्ट्स के लिए है, ना हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, कोई शय हमारे लिए नहीं है, ना हमारी एजुकेशन के लिए कोई शय है। फिर हमारे पास 2 फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, वो 2-3 कमरे और 2-3 वाशरूम दे के छूट जाती हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम इकट्ठे हों सारे, हमें यूनिटी हो, तो हम इन लोगों से हम बिलियन रुपए ले सकते हैं। हमारा हक भी है, हमारा हक है, बिल्कुल। देखिए, स्पोर्ट्स का बजट होता है, हमारी सेहत खराब कर रहे हैं वो, बिल्कुल। हमारी वो समझो कि रोड सेस लेते हैं, हमारी ट्रॉलियों से वो 1000-2,000 रुपये फी काटते हैं। और हमारा हाल देखने, यूनाइटेड शुगर मिल है, इसको जो हमारी रोड लगती है, आपके सामने बेड़ा गर्क हुआ है उसका, बहुत बुरा 14-15 सालों से, 14-15 सालों में कितने करोड़ उन्होंने जमा किए, वो कहाँ गए? जब हम लोग सही होंगे ना जी, इंशाल्लाह ताला ये सारे खुद ब खुद लाइन में लग के हमें देंगे।
कोई मसला नहीं है। सादकाबाद की यूथ के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, सादकाबाद की यूथ क्या, पाकिस्तान की यूथ के लिए मैं दूंगा, पूरे पाकिस्तान और सादकाबाद के ये लिए। तो बड़ी अच्छी बात है जी, दें। देखें कि सबसे पहले जो है ना, अगर आपने तरक्की करनी तो 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़नी आपने, जो हम पे फ़र्ज़ है। बेशक। जैसे जान की हिफाजत है, मतलब कि कुरान पाक में 73 से 73 दफ़ा हुक्म आया नमाज पढ़ने का। उसके बाद सच्चाई के रास्ते पे चलें, सीधे रास्ते पे चलें, माँ बाप का अदब करें। इंशाअल्लाह ताला कोई दुनिया की ताकत आपको तरक्की से नहीं रोक सकती। बिल्कुल। कोई अमीर हो रहा है ना, उससे खुश हों, नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें कि अगर आप एक रेडी भी लगा रहे हैं ना, तो आप इस रेडी से आपने गाड़ी कैसे लेनी है, वो ले सकते हैं। बिल्कुल। मेहनत करें, जहां आप 5 किलो आम बेचते हैं वहां आप कोशिश करें कि आपके पास 100 किलो आम के ग्राहक हों। जब आप ईमानदारी से काम करेंगे, एक बंदा आपसे 1 किलो आम लेके जाता है ना, अगर वो घर जाके उसको वो चीज़ सही मिलती है जो आपकी ज़ुबान थी, तो इंशाल्लाह ताला वो कल 10 किलो लेने आएगा। कल आज 1 गाहक था, कल 10 बनेंगे, परसों 100 बनेंगे। हमारी बदहाली का मसला यही है कि हम लोग जब वो कोई चीज़ देते हैं उसमें 2 नंबरी करते हैं, फिर वो तरक्की नहीं करते। इंशाल्लाह ताला अगर आप सीधे रास्ते पे चलें जो अल्लाह ने बताया हुआ है, तो तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। और मैं ये समझता हूँ कि हम जो सादकाबाद की आवाम है, वो एजुकेशन जो है ना, दोनों तरीके की, इस्लामी भी और दुनियावी भी, दोनों को साथ लेके चलें। कुरान पाक का तर्जमा पढ़ें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ें, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक। उन्हें पता हो कि हम लोग जो रोते हैं ना कि हमारे पास ये नहीं है, जिनके लिए कायनात तख्लीक की गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, वो फाका कशी में रहे हैं। जिन्होंने ये दुनिया फतह की है साहबे रसूल हमारे, वो फाका कशी में रहे हैं। बेशक। तो हमें इंशाल्लाह ताला जब हम उनको पढ़ेंगे ना, फिर हमें अपने दुख भूल जाएंगे सारे, और फिर ही हम तरक्की करेंगे। अब अल्लाह पे यकीन करें और मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला कोई तरक्की में रुकावट हो ही नहीं सकती इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया हमारी यूथ को। मियाँ साहब, अपने दोस्तों और सियासी मुखालफिन के लिए कोई लव यू मैसेज? कि जो अपने हैं जो गैर हैं तो मुसलमान, हम सब भाई भाई हैं। तो इस सादकाबाद को आगे ले जाने के लिए सब एक टेबल पे बैठे हैं, अपनी जो साबका जो मसले मसाइल हैं उनको भूल जाएं, जो नफ़रतें हैं उनको ख़त्म करें। और इस सादकाबाद अल्लाह ताला ने हमें नवाजा हुआ है, हम लोग जन्नत में रह रहे हैं। बेशक। अल्लाह की इतनी रहमत है हमारे ऊपर, इस रहमत को हम तकसीम करें। हम उस वक्त तकसीम कर सकते हैं जब एक जगह पर बैठ कर, ठीक है कोई हार गया कोई जीत गया, कोई मसला नहीं है ये, पर हम सब एक टेबल पर बैठ के इस अपने गरीब भाइयों की, दोस्तों की, अपनी बेटियों की, बेटों की, इनके लिए एक टेबल पर बैठ के सोचें और हल निकालें कि हम अपने इस प्यारे शहर सादकाबाद को, जिसने हमें इतनी इज्जत दी है, पैसा दिया है, शोहरत दी है, इसको हम बेहतर की तरफ कहाँ कैसे ले जा सकते हैं। ये नफ़रत भुला दें सारी, प्यार के साथ नफ़रत एक साइड पे रख दें। इंशाल्लाह ताला हम सादकाबाद के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रोग्राम के एंड में मियाँ साहब हमारा एक सेगमेंट है आपकी चॉइस, उसमें हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आपको कुछ नाम बताएंगे, जिनमें से आपने एक नाम सेलेक्ट करना है। मियाँ साहब, मेरा सबसे पहला सवाल है कि आपकी शख्सियत पर एक फिल्म बन रही है, इन 4 नामों में से वो ऐसा कौन सा नाम होगा जो आपकी शख्सियत का किरदार अदा कर सके? आपके पास ऑप्शन है फवाद खान, मखदूम मुर्तज़ा महमूद जी, अली चीमा और मियाँ बशीर। देखें इसमें हीरो भी लगते हैं मखदूम मुर्तज़ा महमूद साहब, और वो किरदार भी अच्छा निभाएंगे, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं वो। तो आपका कहना है कि मखदूम मुर्तज़ा महमूद साहिब जो है वो आपकी शख्सियत का किरदार अच्छा निभा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अली अच्छे चीमा छोड़ इंसान रहे अच्छा हैं, है। आप फवाद खान छोड़ रहे हैं, सबको छोड़ के फवाद खान बहुत बड़ा नाम है, फिर भी मखदूम साहब को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं। देखिए मैं तो समझता हूँ वो वैसे हीरो लगते हैं। चलें जी, ठीक हो गया, मखदूम साहब को लॉक करते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर, आप एक महफिल में शिरकत करने के लिए गए हैं, वहां पर एक आदमी को आपको गले मिलना है, एक के साथ आपने तस्वीर बनानी है और एक को इग्नोर करना है। ऑप्शंस आपके पास हैं अजहर खान लगारी, रैस महबूब और नदीम अब्बास चीमा। अजहर खान लगारी साहब के साथ मैं बिल्कुल गले मिलूंगा। अजहर खान लगारी साहब के साथ आप गले हाँ, मिलेंगे, बिल्कुल। ठीक हो गया। और तस्वीर किसके साथ बनवाएंगे? नदीम अब्बास चीमा साहब लोकल है हमारे। अच्छा जी, चीमा साहब के साथ आप तस्वीर बनाएंगे, नदीम अब्बास चीमा साहब के साथ आप तस्वीर बनाएंगे और रैस महबूब साहब को आप इग्नोर करेंगे। हाँ वो इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं रहा उनसे तो। जी, ठीक हो गया जी, रैस साहब को आपने इग्नोर कर दिया जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप एक फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं, 2 टिकट्स हैं आपके पास, एक आपकी अपनी और एक आप इनमें से किसी को साथ लेके जा सकते हैं। ऑप्शंस आपके पास हैं हानिया अमर, हाफिज अब्दुल रज़ाक और खालिद सलीम चौधरी। देखिए इसमें मैं अपने बड़े भाइयों की तरह है, हाफिज अब्दुल रज़ाक साहब को, हानिया को मैंने क्या करना है। हानिया बहुत बड़ा नाम है जी, आजकल तो वैसे भी कंट्रोवर्सी में है, देख लें।
मगर मैं समझता हूँ जो सादकाबाद की अच्छी शख्सियत के मालिक हैं हाफिज़ अब्दुल रज़ाक साहब, बिल्कुल मैं उनके साथ जाके फिल्म देखना पसंद हाफिज साहब के साथ जाकर आप फिल्म देखना मुनासिब समझेंगे? बिल्कुल मैं मुनासिब समझता चलें जी, जैसे आपको अच्छा लगे जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मियाँ साहब, 3 बंदों की आपको कॉल आ रही है, इनमें से एक बंदे की कॉल आपने अटेंड करनी है, एक को आपने मैसेज पर जवाब देना है और एक की कॉल कट करनी है। ऑप्शंस आपके पास हैं मखदूम अहमद महमूद साहब, मुनीर हदायतुल्लाह साहब और चौधरी शफीक साहब। मैं तल्लुक़ रहा है मैं मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब की कॉल जो अटेंड करूँगा। मखदूम साहब की कॉल आप अटेंड करें? बिल्कुल उनसे तल्लुक़ रहा है मेरा, जी, ठीक हो गया। अच्छा तल्लुक़ रहा है और है भी। उसके बाद जो है मुनीर हदायतुल्लाह साहब, उनको वेट में रखूँगा, जैसे वो रजिस्टर में रखा, वेटिंग पे रखा हुआ है उन्होंने। मतलब आप मुनीर हदायतुल्लाह साहब को मैसेज पर जवाब दें? हाँ जी। तो आप कॉल कट किसकी कर रहे हैं? चौधरी शफीक साहब की? बिल्कुल वो तो है ही कट। चौधरी शफीक साहब की कॉल आप कट कर रहे हैं? बिल्कुल कट। जी, ठीक हो गया जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फर्ज करें मियां साहब आप एक मरीज हैं और इन 4 डॉक्टर्स के पास ही आपकी बीमारी का हल है, तो इन चारों में से किससे अपना इलाज करवाना पसंद करेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं डॉक्टर तलूस सलीम बाजवा, हकीम अली साकिब, चौधरी सजाद बड़ैच और डॉक्टर लियाकत चौहान। जी मैं तो डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा। मैं ये समझता हूँ कि हकीम भी तो अच्छा डॉक्टर होता है। नौजवान डॉक्टर हैं और माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी मेहनत की और सादकाबाद के लिए भी काफ़ी मेहनत की। डॉक्टर लियाकत अली चौहान साहब, मैं उनसे इलाज करना पसंद करूँगा। आपका कहना है कि डॉक्टर लियाकत अली चौहान साहब से आप अपना इलाज करवाएंगे? बिल्कुल मैं उनसे तो आपके काबिल एतमाद डॉक्टर हैं? बिल्कुल। पुरानी शनाख्त चल रही है? हाँ जी। काफी इलाज हो रहे हैं लगता है। हाँ जी। चलें जी, ठीक हो गया जी। डॉक्टर लियाकत अली चौहान साहब को लॉक करते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। तो व्यूअर्स, ये थे हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान मियां फरहाद अली साहब। हमारे साथ रहें, हमें देखते रहें नए प्रोग्राम और नए मेहमान के साथ। अली चीमा बोल्ड एंड ब्लंट।